हुआ नहीं, हो गया, हो रहा है। समय तो इनफ मिलता है अब। नहीं, बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन पेपर ठीक था। आसान या टफ? आसान। आप लोग बताइए। आसान था? नहीं। ओ, चलिए ठीक है। पेपर चाहे आसान हो चाहे टफ हो, पेपर के लेवल से कोई समझौता नहीं होने वाला है। समझिएगा इस बात को। बना पाइए तो भी ठीक है, नहीं बना पाइए तो भी ठीक है। पढ़ा तो रहे हैं ना। ये भी नहीं है कि टिक लगवाते हैं, पढ़ाते हैं प्रॉपर। तो पेपर अगर टफ भी है तो भी ठीक है, आदत डालिए। कठिन प्रश्न करने की आदत डालिए। और हमने आपसे बताया था कि अगर आप सभी लोग अगर ग्रेजुएट हो गए हों, अगर आप सभी लोग ग्रेजुएट हो गए हों, तो आप एक बार आईएएस का फॉर्म इस साल डालिए। हंसो मत साहब। ये बताइए, जिस जिस क्लासरूम का 40% छात्र 50% से ऊपर स्कोर कर रहा है, अभी वहां पे डाउट किसी बात का रह गया है? क्वेश्चन और आसान होता है। ठीक है, आप लोग का सेट बहुत टफ बन के आता है। इस बात को आप लोग मान के चलिए। एक बहुत अच्छे व्यक्ति को दे देंगे तो भी वो 90% की कैटेगरिया को नहीं पार कर पाएगा। किसी भी तरह से नहीं कर पाएगा, कितना हूं पढ़ा हो। 90% क्राइटेरिया को पार करना अपने आप में मुश्किल काम है भैया। सोचिए, हर वो क्वेश्चन पे हमारी नजर होती है जो अपने आप में लगता है कि नहीं, इस एग्जाम का सबसे टफ सवाल है। सोचिए, हम निकाले क्वेश्चन, मेरे पास आया लगभग 1200-1300 आया हुआ है इस बार, इस सप्ताह का आया हुआ है। और मुझे लगता है कि मेरे काम का क्वेश्चन खाली 500 है। ठीक है, कहीं कहीं तो सीधा पूछ दिया है कि कोई भी सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन दे दिया है, तो उसको मैंने अवॉइड किया। हमने किसको लिया? जो थोड़ा सा टफ हो अपने आप में। तो ऐसे क्वेश्चन सोचिए, 1200 में से 1200 गवर्नमेंट परीक्षा के एग्जाम से मैंने 500 छाट लिया। अब तो ये टफ होगा ही फिर। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। फार्म भर दीजिएगा, पीटी दीजिएगा, और संभवतः बढ़िया पढ़े रहेंगे तो क्वालिफाई भी होगा। क्वेश्चन सब मिलेगा, इतना तो है। क्वेश्चन करंट अफेयर अगर पढ़ लेंगे, अरे करंट अफेयर ही होता है 20-22, 25 के अराउंड तो करंट अफेयर होता है, खाली खाली करंट अफेयर होता है। बाकी थोड़ा सा और मैनेज कर लीजिएगा, 48-49 पर मेरिट बनती है। करंट अफेयर के बाद थोड़ा सा मेहनत करिएगा, मेरिट में आएंगे। पढ़ाना शुरू करें? अब बैठ जाइए, कैसा अफरा तफरी वाला माहौल बना हुआ है यार। बैठे रहिए, ओएमआर लिए रहिए, जाएंगे अपना दे दीजिएगा। हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश एमसीटी के बारे में पूछा है, ये पृथक करता है किसको? अब पढ़ने से उत्तर लगाने से पहले थोड़ा जानिए, जानिए जरा। एक हिमालय है, हिमालय का एक भाग है जिसको आप ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। अच्छा देखिए, हम लोग नॉर्थ टू साउथ जा रहे हैं। नॉर्थ से कहां जा रहे हैं? साउथ जा रहे हैं। नॉर्थ टू साउथ यानी ऊपर से कहां जा रहे हैं? नीचे की तरफ। तो एक हिमालय का ऊपर हिस्सा पड़ता है जिसका नाम क्या है? ट्रांस हिमालय। एक हिमालय का सबसे ऊपरी भाग कौन सा? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद हिमालय का एक भाग कौन सा? बृहद हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद कौन सा? बृहद हिमालय का भाग पड़ता है। बृहद हिमालय के बाद कौन सा हो जाएगा? कौन सा हिमालय? लघु को मध्य बोल सकते हैं। और मध्य के बाद कौन सा होगा? शिवालिक होगा। शिवालिक होगा, और शिवालिक हिमालय से जैसे नीचे उतरते हैं तो आपको मैदानी भाग मिलेगा। इसको हम बोल सकते हैं उत्तर भारत का मैदान। उत्तर भारत का मैदान के नाम से इसको जानते हैं। उत्तर भारत का मैदानी भाग मिलेगा। अब जरा समझिएगा, हम नॉर्थ से साउथ आ रहे हैं, ना कि ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हैं। हम ऊपर से कहां आए हैं? तो नीचे की तरफ आए हैं। यहां पर एक रेखा है, इस जगह पर एक रेखा है, यहां पर इस जगह पर एक रेखा, इस रेखा का नाम हो जाएगा इंडो तिब्बत सचर जोन। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? ITSZ। इंडो तिब्बत सचर जोन ITSZ के नाम से जानते हैं। और एक रेखा यहां पर है बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य, इसका नाम क्या हो जाएगा? मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? MCT। एक रेखा देखिए कुछ यहां पे है जिसको हम मेन बाउंड्री फॉल्ट के नाम से जानते हैं, MBF के नाम से जानेंगे। एक रेखा कुछ यहां पे है
जिसको हम हिमालयन फ्रंट फॉल्ट के नाम से जानते हैं, HFF के नाम से जानेंगे। आपसे पूछा क्या था? एमसीटी पूछा था। बृहद और किसके बीच है? लघु के बीच है। देख लीजिएगा, महान हिमालय और कहां है? लघु हिमालय के मध्य है। उत्तर लगाइए, इसको नोट करिए, जरूरी बात है ये। हटा सकते हैं ना? हो गया ना? एक बार देख लीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा अपने आप में ठीक है। अब सबको थोड़ी पता है ये सारी बात, नहीं ठीक? अरे भाई 2 4 10 की हम बात नहीं कर रहे हैं। अरे जिसको नहीं पता है वो मेंशन कर सकता है सीधे तौर पे। आगे बढ़े ना, थोड़ा तरीका भी सीख लीजिए कि हाँ तरीका ये भी हो सकता है पढ़ने का। 2 3 चीजें सिखाते हैं ना, ऐसा थोड़ी उद्देश्य थोड़ी कि क्वेश्चन का उत्तर लगा देना। आगे प्रश्न है कि प्रधानमंत्री राहत कोष के संबंध में कथनों पर कौन सा ठीक है? सड़क दुर्घटना के प्रत्येक पीड़ित के लिए उपबंध नगद राशि उपचार की अधिकतम सीमा कितना बताया गया? 1.5 लाख। कितना बताया? 1.5 लाख। लेकिन इसमें कितना दिया है? 1.5 लाख, 2.5 लाख। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। प्रधानमंत्री राहत कोष के तहत नगद रहित उपचार दुर्घटना के कितने दिनों तक उपलब्ध है? 7 दिनों तक उपलब्ध है। इसको ध्यान में रखिएगा। इसको आधार से अटैच किया जाएगा। दरअसल होता क्या है कि लोग अगर अनजान जगह पर अकेले जा रहे हो सकता है इनकेस एक्सीडेंट हो गया, तो उस संबंध में उनका कोई सगा संबंधी तो वहां है नहीं, तो अगर उनको हॉस्पिटल आप ले जाइएगा तो आधार कार्ड के द्वारा उनकी आंख और हाथ को स्कैन करके अगर उन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष में अपना अकाउंट खुलवाया है तो उसके माध्यम से 7 दिनों तक फ्री उपचार का मतलब 1.5 लाख तक के फ्री उपचार की सुविधा दी जाएगी। इसको बना लीजिएगा। दूसरा कथन सही है, पहला वाला गलत हो जाएगा आपका। नोट कर लीजिएगा, केवल 2 सही है। यहां से सवाल बनेगा तो अपना कर लीजिएगा। प्रश्न पूछेगा, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, ये बीमा योजना शुरू होती है, ध्यान दीजिएगा, सन 2015 में। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना इसको शुरू करा गया था सन 2015 में। आगे देखिए सवाल पूछेगा, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना इसको शुरू करा गया था सन 2018 में। आगे बढ़िएगा, एक सवाल और पूछेगा, लिखिएगा प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना। अब इस योजना एक बार इसको देख लीजिएगा ना, 19 है, ठीक है, सन 2019 में इंप्लीमेंट करा गया था, शुरू करा गया था, इसको ध्यान दीजिएगा। ये सभी बीमा योजनाएं हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे प्रश्न दिया है, रेडियो धर्मिता के संबंध में कथनों में से कौन सा ठीक है? रेडियो धर्मिता एक नाभिक गुण है, बात सही है क्या? बात ठीक है। रेडियो धर्मिता एक प्रकार का नाभिकीय गुण है और नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। विखंडन के सिद्धांत पे बम कौन सा बनेगा? परमाणु बम बनेगा। और हाइड्रोजन बम किस पर बनेगा? संलयन के सिद्धांत पर। हाइड्रोजन बम बनता है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर, संलयन के सिद्धांत पर बनाया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। यानी सेकेंड स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? गलत, केवल एक सही है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए। शारदा अधिनियम, शारदा एक्ट कब आया था? 1929 में। और साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में। डांडी मार्च कब हुआ था? 1930 में। और नेहरू रिपोर्ट कब आती है? 1928 में आती है। क्या होना चाहिए? 28 के बाद 29, यानी ए हो जाए। अन्ना ए होगा, अच्छा 27 से शुरू होगा ना, 27 के बाद नेहरू रिपोर्ट, उसके बाद शारदा एक्ट, हाँ बना लीजिएगा, ए हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अच्छा, शारदा एक्ट के तहत विवाह की आयु सीमा कितनी बताई गई थी? कितना साल? 14 साल। ध्यान दीजिएगा, अभी कितनी है? 18 साल है। लड़कियों के लिए 18 साल और बॉय है तो उसके लिए कितना है? ध्यान रखिएगा, 21 साल। अभी के लिए इतना ही है, लेकिन कहा गया कि इक्वलिटी लाई जाए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों की उम्र सीमा कितनी रखी जाए? 21 साल। ऐसा कहा गया लेकिन है नहीं। नेहरू रिपोर्ट के तहत डोमेनियन स्टेटस की मांग करी गई, डोमेनियन स्टेटस की मांग करी गई थी, डोमेनियन स्टेटस की मांग नेहरू रिपोर्ट के तहत की गई। और भैया ध्यान दीजिएगा, इस मांग को रद्द कर दिया अंग्रेजों ने। इस मांग को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। क्या किया? अस्वीकार किया। तो इस मांग को रद्द कर दिया गया। रद्द किया गया किसके द्वारा? तो कांग्रेस द्वारा। और इस मांग को कांग्रेस ने कब रद्द कर दिया था? 1929 में।
और इन्होंने कहा कि आधा राज्य नहीं बल्कि हमें क्या चाहिए, पूरा चाहिए। तो कांग्रेस ने आगे चल के किसकी डिमांड कर दी, पूर्ण स्वराज की मांग कर दी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे अगर साइमन कमीशन की बात करते हैं, साइमन कमीशन भारत आता है कब, 1928। कितनी बार आया, 2 बार। साइमन कमीशन भारत कितनी बार आया, 2 बार। साइमन कमीशन भारत में कब तक रहा, 1929 तक रहा। कब तक रहा, 1928 में आया, 29 तक रहा। और ध्यान दीजिएगा 1929 के अंततः इन्होंने अपना रिपोर्ट पेश किया। साइमन कमीशन क्यों आया था, तो ये जांच करने के लिए आया था, किस अधिनियम की, 1919 के एक्ट की जांच करने के लिए। लेकिन कोई भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण इसका भारत में क्या करा गया, विरोध। और इसके विरोध में एक नेता की हत्या हो गई जिनका नाम था लाला लाजपत राय को मारने वाले कौन थे, सैंडर्स। दांडी यात्रा की शुरुआत करा था महात्मा गांधी, साबरमती से लेकर कहां तक, दांडी। 12 मार्च को यात्रा शुरू होती है और कब खत्म होती है, 6 अप्रैल। यात्रा की अवधि कितनी हो जाएगी, 24 दिन। कितने किलोमीटर की दूरी, 385। कितने मील की दूरी, 241। कितने लोग मिलकर चले थे, 78 लोग मिलकर चले थे, ध्यान रखिएगा। और इसी के दौरान एक आंदोलन की शुरुआत होती है, नाम है जिसका सविनय अवज्ञा आंदोलन। बना लेंगे। चलिए आगे प्रश्न है कि राज्यों के गठन के पर विचार कीजिए तथा इन्हें क्रम में व्यवस्थित करिए। गोवा की स्थापना के संबंध में पूछा है, स्थापना होती है 1987। झारखंड की स्थापना कब होती है, सन 2000। कब, 2000, 15 नवंबर सन 2000। आगे हरियाणा की स्थापना होती है सन 1966 और तेलंगाना की स्थापना होती है 2 जून सन 2014 को होती है। क्या होना चाहिए, बी हो जाएगा, 66 के बाद 87। हाँ ठीक है, बना लीजिएगा। उत्तर हो जाएगा बी, उत्तर हो जाएगा बी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, उत्तर हो जाएगा बी, बना लीजिएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। सबसे ऊपर राज्य कौन सा है, लद्दाख है। कौन है, लद्दाख। सबसे ऊपरी राज्य कौन सा, लद्दाख। के नीचे क्या है, जम्मू कश्मीर के बगल में ये वाला हिस्सा कौन, उत्तराखंड। जम्मू कश्मीर के नीचे पंजाब, पंजाब के बगल में हरियाणा। ये वाला हिस्सा कौन सा, राजस्थान। राजस्थान के नीचे गुजरात, के नीचे महाराष्ट्र, के नीचे गोवा, के बाद कर्नाटक, के बाद केरल के अपोजिट में क्या है, तमिलनाडु। तमिलनाडु के ऊपर, उसके ऊपर उड़ीसा, के ऊपर वेस्ट बंगाल। ध्यान दीजिए उत्तराखंड के नीचे क्या है, यूपी। यूपी के बगल में बिहार, के बगल में वेस्ट बंगाल। क्या है, हाँ, बिहार के नीचे क्या है, झारखंड। उत्तर प्रदेश के नीचे क्या है, मध्य प्रदेश है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, लद्दाख की स्थापना के संबंध में बात करेंगे। यूटी बनाया गया था 31 अक्टूबर सन 2019 को। जम्मू कश्मीर की स्थापना होती है सन 1947, लेकिन यूटी बनाया गया था कब, 31 अक्टूबर 2019। हिमाचल प्रदेश की स्थापना होती है कब, 1971 में। और पंजाब की स्थापना होती है सन 1966। राजस्थान की स्थापना होती है 1949। गुजरात की स्थापना 1966, गुजरात 1960, महाराष्ट्र भी 1960। गोवा पुर्तगाल से आजाद हुआ 61 में। पूर्ण राज्य बना कब, 1987। कर्नाटक की स्थापना 1956, केरल की स्थापना 1956, तमिलनाडु की स्थापना 1956, आंध्र प्रदेश 1953, उड़ीसा 1936, वेस्ट बंगाल 1950, मध्य प्रदेश की स्थापना 1950, झारखंड की स्थापना सन 2000, बिहार की स्थापना 1912, उत्तराखंड की स्थापना सन 2000 और उत्तर प्रदेश की स्थापना 1950 में। ये कुछ राज्य रहे। और हरियाणा की स्थापना पूछेगा 1966। सिक्किम की स्थापना कब होती है, सिक्किम। सिक्किम की स्थापना 1975। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 1987। नागालैंड की स्थापना कब, 1963। मणिपुर की स्थापना कब होती है, 1972। मिजोरम की स्थापना कब होती है, 1987। कब होती है, 1987। आसाम की स्थापना कब होती है, 1950। असम की बात करेंगे 1950। और ध्यान रखिए मेघालय की स्थापना होती है, मेघालय। मेघालय को स्थापित करा गया था 1972 और त्रिपुरा को स्थापित करा गया था 1972 में। देख लीजिएगा एक बार। दिल्ली की स्थापना होती है 12वीं सदी में, 1206 में। लिखेंगे नहीं सब, बताइए, हम लिख दिए, कम से कम थोड़ा सा ध्यान दिए होते, नोट कर दिए।
फोन में क्या ही है, मतलब फेंक देंगे फिर उसको, मतलब डिलीट कर देंगे जब मन आएगा। एक छात्र पूछ रहे हैं सर, टीआरई 9 से 10 का बैच कब है? उसमें आप आइए, पढ़िए, पढ़ेंगे। अभी तो डेमो चल रहा है, डेमो पढ़िए, सब वही होता है। अब ऐसे कैटेगराइज करेंगे 9 10। टीआरई के सभी छात्रों से अनुरोध है, सुनिएगा ईमानदारी से। अनुरोध ये है कि आप अगर कैटेगराइज करिएगा 1 to 5, 9 10, 6 to 8, तो ये सब बेकार की बात है। आप जीएस पढ़िए और हर सब्जेक्ट पे कमांड बनाइए, अभी टाइम है। हाँ, आप अपने आप को अलग दिखाने के लिए टेस्ट लगाइए ना 9 10 का। जीएस एक समान है, सब में एक तरह का जीएस आना है। 9 10 का आप टेस्ट लगाइए, 6 to 8 का आप टेस्ट लगाइए, 1 to 5 का टेस्ट लगाइए, ठीक है ना? वहां से आपको खुद ही आधार मिलेगा। अब ऐसे 9 10 का दुनिया भर का तो बैच ही बन जाएगा, सब बैच में पढ़ेंगे सब लोग। अरे कोई एक जीएस का बढ़िया से अगर फाउंडेशन व्यक्ति कर ले तो जीवन में उसको कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। जीएस फाउंडेशन, खाली टेस्ट लगाइए लगातार, ठीक है? खुद ही निखर के आएंगे टेस्ट लगाते लगाते। आगे बढ़े, आगे देखिए प्रश्न दिया है, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसाना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया था। कौन था? बेब मिलर। ये बेब मिलर जो था, ये दांडी यात्रा में भी था, ध्यान रखिएगा। दांडी यात्रा में शामिल था, दांडी यात्रा में बेब मिलर शामिल था और एकमात्र विदेशी था ये शामिल, एकमात्र विदेशी शामिल था दांडी यात्रा में। और ये कहां का था? अमेरिका का। और ये जाति से क्या था? पत्रकार था। ध्यान रखिएगा, एक अमेरिकी पत्रकार है बेब मिलर, जो कि दांडी यात्रा के तहत इसने कवरेज भी किया था। इस बात को ध्यान में रखिएगा। उत्तर बना लीजिएगा सी। प्रश्न दिया है कि नई दिल्ली में हाल ही में निर्मित प्रशासनिक भवनों के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। कर्तव्य भवन में प्रधानमंत्री कार्यालय है? नहीं भैया, जितने भी सरकारी भवन हैं नई दिल्ली में, जितने भी सरकारी भवन हैं, जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, सरकारी जितने भी कार्यालय हैं, इन सभी सरकारी कार्यालयों को क्या कहा गया? तो कर्तव्य भवन। और इनको कहां पर स्थापित किया जाएगा? ऐसा कहा गया तो इनको कर्तव्य पथ पर स्थापित किया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे, सेवा तीर्थ में कई प्रमुख केंद्रीय मंत्रालय हैं, ये तो गलत हो जाएगा। सेवा तीर्थ में खाली कौन है? तो प्रधानमंत्री का ऑफिस यानी पीएमओ है। यानी दोनों स्टेटमेंट अपने आप में क्या है? गलत है। सही पूछा है ना, तो एक नहीं दो होगा। बनाइए। आगे प्रश्न है, प्रश्न दिया है कि सूची 1 को 2 से मिलान करिएगा। खनिज अन्वेषण अभिकरण और मुख्यालय का नाम दिया है। तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय भुवनेश्वर, हैदराबाद, नागपुर, नई दिल्ली में है। कहां पर है? नई दिल्ली। यानी ए का क्या होगा? 4। ए का 4 का मतलब उत्तर या तो ए होगा या फिर सी होगा। ये दोनों तो कट गया आपका, ठीक है? आगे, खनिज अन्वेषक लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर? नागपुर में है। खनन विभाग भी इसको कहते हैं, इसका मुख्यालय नागपुर के अंदर, या खान मंत्रालय के नाम से इसको आप जान सकते हैं। यानी बी का क्या होगा? 3। बी उत्तर लगा लीजिए, सी हो गया। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उनको सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। गोलकनाथवाद का नाम सुना है? 1900 कब? 24वां संशोधन। 1900 कब? 42वां संशोधन 1976। और क्या बचा? केशवानंद भारतीवाद कब? 1973। उत्तर पहले लगाइए तो एक्सप्लेन करते हैं। ए हो जाएगा गोलकनाथवाद 67। हाँ ठीक है, ए के बाद हो जाएगा आपका 3, 67 के बाद 71, 76 और 73, ठीक है। उत्तर बना लीजिएगा एक। अब जरा ध्यान दीजिएगा, गोलकनाथवाद जो आया था, इसने कहा कि भैया संविधान का जो फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार, संविधान का जो फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार, ये संविधान की नींव है। कहा कि संविधान का नींव है और संसद जो है, संसद इसे बनाए रखे, इस नींव को बनाए रखे और इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं करे। तो ध्यान रखिएगा, इसमें संशोधन नहीं करने संबंधी इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। और इसमें कितने जज थे? जजों की संख्या कितनी थी? वे जजों की जो संख्या थी, जजों की संख्या इसमें कितनी रही थी? 11 जजों ने मिलकर यह फैसला लिया था कि संविधान के अंदर जो फंडामेंटल राइट है, इस पर किसी भी तरह का सदन के अंदर यानी संसद को इस पर किसी भी तरह के संशोधन का अधिकार नहीं है।
जजों की संख्या थी 11। अब जरा ध्यान दीजिएगा, गोलकनाथवाद पर, इस गोलकनाथवाद को संशोधित करने के लिए, समझिएगा, इस गोलकनाथवाद को संशोधित करने के लिए सरकार ने संविधान में एक संशोधन कर दिया। संशोधन कौन सा किया? 24वां संशोधन। 24वां संशोधन कर दिया सन 1971 में। कहा कि संशोधन कर दिया 24वां 1971 में, कहा कि ठीक है संशोधन मूल अधिकार में नहीं हो सकता है, लेकिन कहा कि संसद की जो शक्ति है एकदम से समाप्त करना ठीक नहीं है भैया। गोलकनाथवाद ने कहा था कि संसद की शक्ति ही नहीं है कि फंडामेंटल राइट में किसी तरह का कोई परिवर्तन कर पाए। तो कहा कि ठीक है संसद की शक्तियां एकदम समाप्त करना ठीक नहीं है, हम संसद की शक्ति को क्या करते हैं? तो सीमित करते हैं। तो फंडामेंटल राइट के संबंध में संसद की शक्तियों को क्या कर दिया? सीमित कर दिया। कहा कि फंडामेंटल राइट में जो भी बात लिखी गई है, फंडामेंटल राइट के जो मूल अवधारणा है, इस मूल अवधारणा से किसी भी तरह से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाए। बाकी इसमें नए प्रावधान को जोड़ा जा सकता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और इस वाद ने यह भी कहा, इस संशोधन ने यह भी कहा कि फंडामेंटल राइट के तहत जो आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 13 यह कहता है कि कोई भी ऐसा कानून जो संविधान के लागू होने से पहले का हो चाहे बाद का हो, अगर फंडामेंटल राइट का हनन करेगा तो कानून क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इस बात को भी यहां पर क्लियर किया गया। एक तो आर्टिकल 13 में संशोधन किया गया और दूसरा आर्टिकल 356 में कहा गया कि भैया संविधान संशोधन के मामले में, कहा कि संविधान संशोधन के मामले में, संविधान संशोधन के मामले में जो संसद की शक्ति है, संसद की शक्ति है, ये क्या है अपने आप में? तो सीमित है। क्या है? सीमित है। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में पूरा संविधान पलट दे। बना लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा एक बार सब लोग। प्रश्न पूछा था कि गोलकनाथवाद फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए या इस फैसले के उपरांत संविधान में कौन सा संशोधन करा गया था? 24वां करा गया था। इसको ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है। और प्रश्न करेगा बेरूबारीवाद फैसले को बदल दिया गया था किससे? केशवानंद भारती। बेरूबारी का संबंध किससे हो जाएगा और गोलकनाथ का संबंध किससे हो जाएगा? 24वां संशोधन। बना लेंगे इसको। ये सवाल उत्तर प्रदेश के दरोगा में पूछा था कि बेरूबारी में लिया गया फैसला, जो बेरूबारी का फैसला था, बेरूबारी फैसला, इस फैसले को पलट दिया। किसने पलट दिया? केशवानंद भारती केस ने। केशवानंद भारती केस ने इस फैसले को क्या कर दिया? पलट दिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसने कहा था बेरूबारी ने कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। जब प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है तो इसमें संशोधन संभव नहीं है। केशवानंद भारती ने कहा कि ना, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और प्रस्तावना जब संविधान का हिस्सा है तो इसमें संशोधन संभव है, लेकिन कभी संविधान के मूल ढांचे में कोई बदलाव नहीं होगा। तो मूल ढांचे के सिद्धांत को संरक्षित करते हुए प्रस्तावना को संविधान का अंग माना और इसमें संशोधन किए जा सकने संबंधी प्रस्ताव रखा था कौन? केशवानंद भारती ने। कब रखा था? 1973 में। और बेरूबारी का फैसला आता है 1960 में। अब जरा ध्यान दीजिएगा, गोलकनाथ का फैसला, गोलकनाथ का जो फैसला था, गोलकनाथवाद जो था, गोलकनाथवाद, ये गोलकनाथवाद कब आया था? 1967 में आया था। और इसका सीधा संबंध किससे था? मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट से था। फंडामेंटल राइट में संशोधन करने की सीमा पर इसका विवाद था। इन्होंने कहा कि भैया संसद को अधिकार ही नहीं कि संशोधन करेगा, लेकिन इस फैसले को पलट दिया कौन? 24वां संशोधन ने। कहा कि संसद को अधिकार है, लेकिन अधिकार कैसा है? तो सीमित अधिकार है। मूल अधिकार में लिखी गई किसी बात में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अन्यथा इसमें नए फंडामेंटल राइट को जोड़ा जा सकता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, क्या अभी तक कोई फंडामेंटल, हाँ एकाक हटा है संपत्ति का अधिकार, लेकिन उसको हटाने के पीछे का कारण कुछ और दिया गया। इस बात को ध्यान दीजिएगा। कहा कि मूल अधिकार में लिखी गई किसी बात को आप बदल नहीं सकते, अन्यथा उसमें नए शब्दों को जोड़ा जा सकता है। और ये शक्ति कौन सा संशोधन देता है? तो 24वां देगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 13 में परिवर्तन करा गया किस संशोधन से? 24वें से। अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया किससे? तो 24वें से करा गया। संसद की शक्तियों को यहां सीमित रखा गया और यहां पर कानून के संबंध में कहा गया कि कोई भी कानून संविधान के लागू होने से पहले या बाद का होगा, अगर मूल अधिकार का हनन करेगा तो क्या होगा? समाप्त होगा। बना लीजिएगा, देख लीजिएगा। वैसे तो ये सब बहुत पढ़ना होता है शिद्दत से, तब जाके समझ में आता है। उत्तर बना लीजिएगा। एक आगे दिया है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में वायकोम सत्याग्रह जो था, ये केरल के अंदर का सत्याग्रह है। केरल में शुरू हुआ था। और कब शुरू हुआ था भैया? ध्यान रखिएगा, 1924 और 1925 के दौरान।
केरल का सत्याग्रह 1924 और 25 के दौरान शुरू किया गया था, वैकोम सत्याग्रह। और इसमें वैकोम सत्याग्रह में सपोर्ट किया था यानी नेतृत्व किया था कौन? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने इनका नेतृत्व किया था। और ये वैकोम सत्याग्रह किस साम्राज्य के लिए था? तो त्रावणकोर का नाम आपने सुना होगा, त्रावणकोर के लिए था वैकोम सत्याग्रह। अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध यह सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में क्या किया था? भाग लिया था। कथन दोनों अपने आप में क्या हो जाएगा? सही। डायरेक्टली पूछा है कि वैकोम सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से होगा, तो क्या बताएंगे? केरल से होगा। आगे प्रश्न है, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्य संचालन के स्थान पर विभाग अथवा विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल दिया? कहा कि ऐसे यूं ही कानून बनाने से काम नहीं चलेगा, आपको क्या करना होगा? एक डिपार्टमेंट यानी विभाग बनाना होगा। और विभाग का जो काम होगा ये विभागीय कार्यवाही द्वारा होगा। ये सारा कुछ प्रावधान करा गया था कब? 1861 में करा गया था। बना लीजिएगा। यानी सभी चीजों के लिए अलग अलग विभाग बनाए गए और सबको एक जिम्मेदारी सौंपी गई। ऐसा करा गया था 1861 में, इस बात को ध्यान रखिएगा। सवाल एक और बनता है, सवाल यहां से बनेगा कि कंपनी का शासन जो था, कंपनी का जो शासन था, कंपनी का शासन ये महारानी को हस्तांतरित कर दिया गया। महारानी को हस्तांतरित किया गया। किस अधिनियम के तहत किया गया? एक्ट कौन सा था? 1858 का एक्ट था। 1858 के एक्ट को पढ़ने वाला कौन था? कौन पढ़ा था? कैनिंग ने पढ़ा था। 1858 का एक्ट कहां से पढ़ा गया था? इलाहाबाद से पढ़ा गया था। और कब पढ़ा गया था? 1 नवंबर 1858 को पढ़ा गया था। इसको ध्यान में रखिएगा। कंपनी के शासन को समाप्त करके महारानी को सत्ता दिया गया, यानी भारत की सत्ता को हस्तांतरित कर दिया गया महारानी को। और कब करा गया था? 1 नवंबर 1858 को करा गया था। ये लेख कहां पढ़ा गया था? इलाहाबाद। पढ़ने वाला कौन था? कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय कौन बना? कैनिंग बना। आगे प्रश्न है कि बिहार की सबसे पुरानी चट्टानें भौगोलिक रूप से किसका हिस्सा मानी जाती हैं? तो प्रायद्वीपीय पठार का। किसका हिस्सा? प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा मानी जाती हैं। इसको बना लीजिएगा। बिहार की चट्टानें मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय पठार भारत का या भारत की सबसे पुरानी स्थलीय संरचना भारत की सबसे पुरानी स्थलीय संरचना कौन है? प्रायद्वीपीय पठार है। इसको ध्यान में रखिएगा। भाई प्रायद्वीपीय पठार का भाग क्या है? एक तो दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार, ये बहुत परेशान करता है। अगला ध्यान रखिएगा, उत्तर भारत का दक्षिणी पठार, उत्तर भारत का दक्षिणी पठार, ये भी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। पूर्वोत्तर का पठार लिखिएगा, पूर्वोत्तर का पठार, ये भी दक्षिण भारत के पठार का हिस्सा है। इसको ध्यान में रखिएगा। दक्कन का पठार तो आप इजीली पहचान पाएंगे। उत्तर भारत के पठार में कौन कौन? तो जरा ध्यान दीजिएगा। एक तो हो जाएगा आपका तो कैमूर का नाम मत लीजिएगा। कैमूर का अगर नाम लेते हैं तो सीधे किस में आ जाएगा? आपका विंध्यन में आ जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा। बिहार का जो दक्षिणी श्रेणी का पठार है, जो बिहार और छत्तीसगढ़ झारखंड जैसे इलाके में फैला है, जिसका नाम क्या हो जाएगा? बघेलखंड होगा। क्या नाम होगा? बघेलखंड होगा। बघेलखंड का जो हिस्सा है ये, और आगे बढ़िएगा, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा यानी कौन सा? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का जो भाग है ये पूर्वोत्तर में आएंगे तो एक पठार है जिसका नाम क्या हो जाएगा? कार्बी एनालॉग। क्या होगा? कार्बी एनालॉग का पठार। ये सब जो पठार देख रहे हैं आप, ये प्रायद्वीपीय पठार के एक समय भाग हुआ करते थे, नदियों ने काट दिया। जिसे पठार के ऊपर से नदी बही, नदी ने मिट्टी लाके गाज दिया, यानी मिट्टी लाके इकट्ठा कर दिया, पठार नीचे दब गया, ऊपर मिट्टी हो गई। अब कृषि हो रही है वहां पे, पता ही नहीं चलता है क्या चीज। हाँ लिख लीजिएगा, शिलांग का पठार भी है इसी में। शिलांग पठार तो हिस्सा है केवल इसका, कार्बी एनालॉग का। हो गया। हमने ऐसा इसलिए बताया कि आप कैमूर उत्तर करने से बचेंगे, हमने ऐसा इसलिए बताया कि आप नागपुर करने से बचेंगे, मालवा उत्तर करने से बचेंगे। ये सब पठार जो है स्वतंत्र पठार है एक प्रकार का। आगे बढ़े यहां से। अब हिमालय पर्वत की बात करेंगे। हिमालय का तो अपना अलग ही है। बिहार की जो संरचना है, बिहार की जो उत्तर पश्चिमी संरचना है, बिहार की जो उत्तर पश्चिमी संरचना है, ये किसका हिस्सा है? तो हिमालय का भाग है। हिमालय में कौन सी श्रेणी का भाग है? शिवालिक का भाग है। इस श्रेणी का नाम क्या होगा? सोमेश्वर होगा। क्या होगा?
सोमेश्वर की अवस्थिति मुख्यतः कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण में है। बना लेंगे इतना। आगे प्रश्न है, बिहार की जलवायु के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। बिहार की जलवायु मुख्य रूप से उपोष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। बात क्या है? सही है। दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। सही है, ठीक है। आगे, राज्य में वर्षा का वितरण पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर बढ़ेगा, पूरब से पश्चिम आने पर क्या होगा? घटेगा। चाहे आप भारत की बात कर लीजिए, चाहे आप यूपी की बात कर लीजिए, चाहे आप बिहार की बात कर लीजिए, कहीं भी अगर आप ईस्ट टू कहां आते हैं? वेस्ट, तो वर्षा की मात्रा हमेशा क्या होगी? कम होगी। ध्यान रखिएगा। बढ़ जाता है दिया ही कट जाएगा। कथन गलत कौन सा है? केवल 3 गलत है। आगे प्रश्न है कि वंदे मातरम तटीय चक्रवात 2026 किसके द्वारा आयोजित किया गया? CISF के द्वारा आयोजित किया गया। ध्यान दीजिएगा। अभ्यास दोस्ती के बारे में पूछेगा। अभ्यास दोस्ती के बारे में अगर सवाल करता है तो भैया ध्यान दीजिएगा, अभ्यास दोस्ती में भारत है, श्रीलंका है। श्रीलंका के साथ कौन है? भारत, श्रीलंका और मालदीव हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा। भारत, श्रीलंका, मालदीव के बीच का अभ्यास है दोस्ती। एक अभ्यास है मिलन अभ्यास। एक अभ्यास है मिलन अभ्यास जिसका आयोजन करा गया सन 2026 में। और जरा ध्यान दीजिएगा, मिलन अभ्यास एक प्रकार का बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। मिलन अभ्यास एक प्रकार का बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। और दोस्ती पूछेगा तो कैसा है? त्रिपक्षीय है। कैसा है? त्रिपक्षीय अभ्यास है। बना लीजिएगा। आगे प्रश्न है कि कौशल रथ के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। यह एक मोबाइल कृत्रिम बुद्धिमत्ता जागरूकता पहल है। ये तो ठीक है। नीति आयोग द्वारा युवा AI फॉर ऑल कार्यक्रम के तहत इसको लॉन्च किया गया। भाई, युवा AI फॉर ऑल को लॉन्च करने वाला ये नीति आयोग नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। इसको लॉन्च किया था कौन? तो केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा। केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा इसको लॉन्च किया गया। केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा इसको शुरू करा गया। ध्यान दीजिएगा, ये कट जाएगा, केवल एक सही है इसमें। अच्छा, लिख दें? हाँ, लिख लीजिएगा। कौशल विकास और उद्यमिता। कौशल, इसमें और भी मंत्रालय, इसको अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। कौशल विकास और उद्यमिता, इसलिए मैंने नहीं लिखा। कौशल विकास और उद्यमिता, बाकी और बढ़िया से पढ़ेंगे, और भी मंत्रालय जुड़े हुए। आगे बढ़ेंगे। नीति आयोग तो काट ही लीजिएगा, उत्तर केवल एक सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, अगर AI से सवाल बनेगा तो हमने बहुत सारा पढ़ाया हुआ है, वहां से देख लीजिएगा। आगे देखिए, प्रश्न है कि परिस्थिति तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। नहीं है क्या? भाई, निर्भर है तभी तो चल रहे हैं, क्योंकि सबसे अधिक निचले श्रेणी में कौन आता है? आपका उत्पादक। इसके उत्पादक के ऊपर निर्भर कौन है? उपभोक्ता। उत्पादक के ऊपर निर्भर कौन है? उपभोक्ता। उपभोक्ताओं पर निर्भर कौन है? अपघटक। तो सभी घटक एक दूसरे के ऊपर क्या है? निर्भर हैं। दिया है नहीं है, यानी ये क्या होगा? कट जाएगा। जब भी कथन कारण का एक ऑप्शन कट जाए तो हमें बड़े वाले उत्तर पे जाना है? नहीं जाना है, छोटे वाले आंसर पे आना है। ठीक है, 2 तो ऐसे ही काट लेना है अगर एक गलत हो जाए तो। मानव क्रियाओं से वातावरण क्या होता है? प्रभावित होता है। होगा ना? अरे, मानव कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, अन्यत्र क्रियाएं, पेड़ काट देगा, तो उससे वातावरण क्या होगा? प्रभावित। यानी कारण सही है किंतु कथन गलत है। क्या होगा भैया? ए गलत है किंतु आर सही है। बनाइए। आगे प्रश्न है, वीर सावरकर ने मित्र मेला, ये स देखो आ गया, इसको काट लीजिएगा। मित्र मेला, और मित्र मेला की स्थापना वीर सावरकर ने कब करा था? 1899 में करा था। कि संगठन बनाया और बंगाल विभाजन के दौरान अपने साथियों के साथ मिलकर विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी। बात क्या है? सही है। देखो, वीर सावरकर से एक नाम जुड़ता है। सन 1904 के अंदर इन्होंने एक संगठन की स्थापना करा था जिसका नाम क्या था? अभिनव भारत। अभिनव भारत नामक एक संगठन भी बनाया था, इसको ध्यान में रखिएगा। ब्रिटिश सरकार ने वीर सावरकर की पुस्तक द इंडियन वॉर फॉर इंडिपेंडेंस के प्रकाशन से पहले इस पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। कथन दोनों क्या है? कथन दोनों अपने आप में ठीक है। कहां गया भाई? कथन दो सत्य है। क्या क्या फिर से टाइपिंग में दिक्कत है? कई जगह दिक्कत है। ये आने से ये वाला नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। चलिए एरर पकड़ते हैं। एक तो वो टेक्निकली होता है, ठीक है ना, वो हम लोग के पास आता है तो दिखता ही नहीं है। वो जब प्रिंट होने जाता है तो कहीं से जुड़ जाता है। वो कॉमा अगर कुछ लगाया होगा यहाँ पे, समझ रहे हैं ना? देखिए कॉमा लगा है ना यहाँ पे,
इस पर डबल हो सकता है, डबल इनवर्टेड कामा हो, ये बन गया है स, ऐसा ही है। और ठीक है, टाइपिंग में कोई समस्या नहीं है यार। अच्छा, बड़ा फॉन्ट, ओ अच्छा ठीक है, पेपर में फॉन्ट छोटा है, क्वेश्चन बड़ा होता है इसलिए फॉन्ट छोटा हो जाता है। आगे है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच कराने के लिए राजी किया था। कौन था? राजकुमार शुक्ला ने। राजकुमार शुक्ला ने आग्रह किया था, न कि राजेंद्र प्रसाद साहब ने। चंपारण जांच में आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। बात क्या है? ठीक है, कथन सही केवल 2 है, बना लीजिएगा। चंपारण सत्याग्रह से बहुत विशेष सवाल तो अब बनेंगे नहीं। चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 1917 में, ध्यान दीजिएगा। और गांधी का पहला सत्याग्रह था, हाँ यहां से 2-3 बातें प्रश्न पूछेगा। गांधी ने पहली बार, सबसे पहली बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग करा था। हाँ, चंपारण सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा का सबसे पहली बार प्रयोग करा था महात्मा गांधी ने। किस सत्याग्रह में? तो चंपारण सत्याग्रह। गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह कौन सा था? भारत में पहला सत्याग्रह पूछेगा तो कौन सा होगा? चंपारण। चंपारण से एक सवाल और बनेगा, देखिएगा। गांधी का भारत में पहला किसान सत्याग्रह, गांधी जी का भारत में पहला किसान सत्याग्रह, ये कौन सा हो जाएगा? चंपारण। गांधी के जीवन का पहला किसान सत्याग्रह भी पूछेगा, किसान सत्याग्रह, तो भी क्या हो जाएगा? चंपारण। क्योंकि इससे पहले तो मजदूरों के साथ इन्होंने सत्याग्रह किया था अफ्रीका के अंदर। ठीक है, गांधी के जीवन का पहला किसान सत्याग्रह था, भारत में पहला था, भारत में पहला किसान सत्याग्रह भी था, और जिसमें सविनय अवज्ञा का महात्मा गांधी ने क्या करा था? प्रयोग किया था। इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए अब इनका डिफरेंस कैसे निकल के आता है, ध्यान दीजिएगा। गांधी का भारत में पहला मजदूर आंदोलन ये कौन सा था? खेड़ा या अहमदाबाद? कौन सा था? गांधी जी पहली बार मजदूरों के साथ भूख हड़ताल पे बैठे थे, किसमें? पहली बार भूख हड़ताल पर किसमें बैठे थे? अहमदाबाद। गांधी का भारत में, ध्यान रखिएगा, गांधी का भारत में पहला प्रत्यक्ष किसान आंदोलन कौन सा होगा? पहला प्रत्यक्ष किसान आंदोलन ये कौन सा हो जाएगा? तो खेड़ा। कौन सा होगा? खेड़ा। अच्छा, पहले खेड़ा हुआ था कि अहमदाबाद? पहले हुआ था अहमदाबाद, उसके बाद कौन हुआ? खेड़ा। सन 1918 में दोनों हुए थे, इसको ध्यान में रखिएगा। सवाल ये बनेगा, गांधी का भारत में पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन कौन सा था? गांधी का भारत में पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन के संबंध में अगर बात करेंगे, राष्ट्रव्यापी आंदोलन कौन सा था? रोलेट सत्याग्रह। कौन था? रोलेट सत्याग्रह था राष्ट्रव्यापी आंदोलन। रोलेट सत्याग्रह जिसको शुरू करा गया था कहां से? बंबई से। और ये सबसे बड़ा आंदोलन था महात्मा गांधी का भारत में पहला। चलिए बढ़ेंगे आगे प्रश्न है कि 1950 के लिए नेट जीरो के लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब इसको 70 मत बनाइएगा, आप लोग 50 ही दिया था। ठीक है, इसका अभिप्राय है कि देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को 0 तक नीचे लाना है। दरअसल 0 तक नीचे लाने की बात ही नहीं है, समझिएगा। नेट जीरो कहने का मतलब था, नेट जीरो कहने का मतलब है कि कार्बन का जो उत्सर्जन है, और कार्बन का जो उपभोग है, उत्सर्जन और कार्बन का जो उपभोग है, इसको क्या करना? तो इसको सामान्य करना। क्या करना? सामान्य, या इनके बीच क्या स्थापित करना? तो समन्वय स्थापित करना। यानी कि जितना हम उत्सर्जित कर पाए उतना खपत भी हो पाए, ऐसा नहीं कि हवा में उड़े कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसी को कहते हैं नेट जीरो कार्बन, न कि 0 से नीचे लाना। जितना उपभोग करिए उतना ही उसका उत्सर्जन हो, ध्यान दीजिएगा। उपभोग से ज्यादा उत्सर्जन नहीं किया जाए। कार्बन डाइऑक्साइड को सोचिए 0 कर देंगे तो बहुत सारी चीजें नहीं हो पाएंगे। इसका अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण तथा अवशोषण में होगी। इसका अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों के निराकरण तथा अवशोषण से होगी। बात अपने आप में क्या है? सही है भाई। ग्रीन हाउस गैसें तेजी से कार्बन सोखेंगी और अपने प्रभाव को क्या करेंगी? बढ़ाएंगी। जब ग्रीन हाउस गैसें अपने प्रभाव को बढ़ाएंगी तो पृथ्वी पर क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग। क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग। तो कथन अपने आप में क्या है? सही है। पहला कथन क्या है? गलत है। ध्यान रखिएगा, उत्तर सही पूछा है, केवल 2 सही है।
अब देखिए, एक तो सेंस ये है, दूसरा सेंस ये है कि सीधा आप उत्तर कर सकते हैं कि भैया नेट जीरो का लक्ष्य जो सरकार ने रखा था ना, ये कितना रखा था 2070, तो भी ये उत्तर क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, तरीका दोनों है, लगा लीजिएगा एग्जैक्ट, लेकिन सही वाला तरीका ये है, उत्सर्जन और उपभोग के बीच समन्वय बनाना था, ना कि उसको जीरो लाना था। आगे है, मेकांग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक है। मेकांग का उद्गम तिब्बत के पठार से हुआ है, बात सही है। भाई प्रमुख नदी कहाँ की है, तो म्यांमार की है। म्यांमार की प्रमुख नदियां हैं, ध्यान दीजिएगा, ये म्यांमार की प्रमुख नदी है। मेकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में ना, इसका डेल्टा जो है ना, इसका डेल्टा जो है ये वियतनाम में बनता है। कहां पर, वियतनाम में बनता है। मेकांग नदी का डेल्टा कहां बनेगा, तो वियतनाम में बनता है, यानी सेकंड स्टेटमेंट गलत है, केवल एक सही है। बनाइए। इरावदी नदी के बारे में सुना है आपने, नहीं सुना है तो सुनना होगा। इरावदी, इरावदी के बारे में सवाल करेगा, नदी कहां की है, म्यांमार। म्यांमार की जीवन रेखा, म्यांमार की जीवन रेखा कौन सी नदी हो जाएगी, इरावदी नदी हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। और एक प्रमुख नदी में कौन आती है म्यांमार में, तो मेकांग भी आती है। महाबेली गंगा कहां है, श्रीलंका में। कहां पर, श्रीलंका के अंदर। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, लोहित नदी कहां है, कहां पर, भारत में है कि भारत से बाहर है, भारत में है। चलिए दिया है, ए और आर, मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है, कर लेगा, नहीं कर पाता है, क्योंकि विटामिन डी को हमें कहां से लेना होता है, धूप से, सूर्य से लेना होता है, इसीलिए मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण नहीं कर पाता। एग्जाम्पल के तौर पे किसका संश्लेषण नहीं हो पाता है, तो सी और डी। सी भी लेना है तो बाहर से लेंगे, खट्टे फल वगैरह खाना होता है। डी लेना होता है तो भी बाहर से लेंगे। तो मानव शरीर सभी विटामिनों का संश्लेषण नहीं कर पाता है। ध्यान दीजिएगा, शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन क्या होते हैं, अनिवार्य होते हैं। तो कथन एक गलत है, किंतु आर क्या होगा, सही होगा। अगर हम विटामिनों की बात करेंगे भैया, तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम विटामिन की बात करते हैं, विटामिन, विटामिन कितने प्रकार के, दो। एक तो जल में घुलेगा और दूसरा कहां पर, वसा में। वसा में घुलने वाले कौन, ए डी ई, और जल में कौन घुलेगा, बी, और कॉम्प्लेक्स कौन है, बी। विटामिन बी के कितने प्रकार हैं, 8। कितने प्रकार हैं, 8। रेटिनॉल किसका नाम है, और रेटिनॉल बी का नाम थायमिन, सी का एस्कॉर्बिक एसिड, डी का क्या है, कैल्सीफेरॉल, ई का टोकोफेरॉल, के का फिनो, हाँ। B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन। B2 का क्या है, राइबोफ्लेविन। B3 का क्या है, नियासिन। B4 है B5 पेंटाथोनिक एसिड। B6 क्या है, पैराडॉक्सिन। B7 क्या है, बायोटिन। B9 क्या है, फोलिक एसिड। B12 क्या है, साइनोकोबाल्टमिन। विटामिन बी के कितने प्रकार हैं, 8। चलिए आगे, विटामिन ऑफ हार्मोन के नाम से किसको जाना गया, विटामिन डी को। विटामिन ऑफ हार्मोन कौन, विटामिन ऑफ ब्यूटी कौन, विटामिन ऑफ ब्लड कौन, विटामिन ऑफ आई कौन, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे प्रश्न है कि ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है, इसे हम प्रदीप्त वृत्त कहेंगे, भूमध्य रेखी वृत्त कहेंगे, अर्धवृत्ताकार पथ कहेंगे, कि उत्तरी अयनांत का नाम देंगे। दिन और रात को विभाजित करने वाले वृत्त का नाम क्या होगा, प्रदीप्ति वृत्त होगा। बनाइए, दिन और रात के बीच विभाजन करने वाले वृत्त का नाम क्या होगा, प्रदीप्ति वृत्त होगा। अब पृथ्वी के परिक्रमण के आधार पर ये अपने स्थान को बदलता है, इसीलिए एग्जैक्ट बता पाना मुश्किल है कि प्रदीप्ति वृत्त कहां बनेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, दिन और रात को विभाजित करता है। हाँ, पृथ्वी पर दिन और रात का होना, दिन और रात का होना, पृथ्वी पर दिन और रात का होना, ये किस कारण से होते हैं दिन और रात, कोई बताएगा। पृथ्वी की कौन सी गति है, घूर्णन गति। कौन सी गति, हाँ, पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से दिन और रात। पृथ्वी पर जो जल मौसम परिवर्तन होते हैं, मौसम, पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन का कारण क्या है, पृथ्वी का परिक्रमण। क्या होगा, परिक्रमण। पृथ्वी का परिक्रमण मौसम परिवर्तन का क्या है, कारण है। बना लीजिएगा। आगे है कि बिहार के जमुई जिले में बहने वाली वह नदी कौन सी है जिसे स्वर्ण नदी के रूप में भी जाना गया। नदी का नाम क्या होगा, किऊल नदी है। जमुई जिला दे दिया है, इसको सुनिए, सक्रिय होगा। सुनिए, ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का ही था, एक बार देख लीजिएगा, हम देखेंगे लास्ट टाइम। अब इस पर कोई विशेष विचार नहीं करिए,
तमिलनाडु दिया है, राजस्थान, नागालैंड और मध्य प्रदेश। नागालैंड की ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट सरामती है, ये तो ठीक है। राजस्थान में ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। तमिलनाडु में कौन है? दोद्दा बेटा। मध्य प्रदेश में कौन है? धूपगढ़ है। अब जरा ध्यान दीजिए, बताइए तो धूपगढ़ किसकी चोटी है? सतपुड़ा। किसकी है? सतपुड़ा। सरामती किसकी है? नागा हिल्स। किसकी है? नागा हिल्स की ऊंची चोटी है। और आगे गुरु शिखर किसकी है? अरावली। किसकी ऊंची चोटी है? अरावली। और दोद्दा बेटा किसकी है? तो नीलगिरी। किसकी हो जाएगी? नीलगिरी। उत्तर क्या हो सकता है? बी होगा? डी होगा? अच्छा, ए का हो जाएगा 4, ए का 4, उसके बाद 4 के बाद 3, 2 1। आगे बढ़ेंगे। अब जरा यहीं से ध्यान दीजिएगा, अगर विंध्यन के लिए सवाल पूछेगा, विंध्यन, विंध्यन की ऊंची चोटी का नाम क्या हो जाएगा? विंध्यन की ऊंची चोटी कौन? सद्भावना। कौन सी है? सद्भावना। माउंट सद्भावना, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 752 मीटर। मीटर मतलब मीटर, ऐसे बना लीजिए। विंध्यन की ऊंची चोटी का नाम क्या होगा? सद्भावना। कितनी है? तो 752 मीटर होगी। आगे बढ़े। यहां से प्रश्न दिया है, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई है? अर्थ समिट से हुई है, क्योटो प्रोटोकॉल से हुई है, कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से, कि G8 समिट से? उत्तर क्या होगा? कार्बन क्रेडिट की अवधारणा क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे हो जाएगा? ओजोन से। किससे होगा? ओजोन से हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। और आगे अर्थ समिट की बात करते हैं, तो पृथ्वी सुरक्षा के लिए, पृथ्वी की सुरक्षा के लिए अर्थ समिट को बुलाया गया था। और अर्थ समिट को कब बुलाया गया था? सन 1992 के अंदर बुलाया गया था। और पहली अर्थ समिट कहां पे होती है? रियो डी जेनेरियो के अंदर होती है। बना लीजिएगा इसको। और G8 समिट के बारे में पूछा है। G8 समिट, जरा ध्यान दीजिएगा, G8 समिट से सवाल पूछा है। G8 जो समिट हुआ करते थे, ये अब क्या हो गई है? तो G7। क्या हो गई है? G7। G8 जब थी तो इसमें कौन शामिल था? रूस। रूस अभी क्या हो गया है? बाहर। रूस को बाहर कब किया गया? सन 2014 में। 14 के बाद ये क्या बन गया है? G7 बन गया है। इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है कि सातवाहन शासकों के संदर्भ में कथनों में कौन सा सत्य है? सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। बात सही है, भाषा इनकी प्रकृत थी। और सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला था। ये भी ठीक है यार, ठीक है। मतलब उत्तर क्या हो जाएगा? एक और दो होगी, कुछ विशेष नहीं है, इसको बना लीजिएगा। हाँ, प्रश्न करेगा, सातवाहनों की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? स्थापना करने वाले कौन थे? सिमुक। सातवाहन को स्थापित करा था किसने? तो सिमुक ने करा था। और सातवाहनों की राजधानी कहां थी? कैपिटल पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? प्रतिष्ठान। कहां पर? सातवाहनों की राजधानी कहां पर? प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान बना लीजिएगा इसको। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास का युग्म गलत है? यानी रूस और भारत के बीच कौन सा अभ्यास है? इंद्र। ये तो ठीक है। लैमितीय भारत और किसके बीच है? सेशेल्स के। और खंजर भारत और किर्गिस्तान। युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका। भारत और अमेरिका। अब जरा ध्यान दीजिएगा इसको, भारत और अमेरिका। बताइए साइक्लोन किसके बीच है? साइक्लोन। साइक्लोन की बात करेगा, भारत के साथ कौन शामिल है? भारत के साथ कौन? मिस्र। भारत और मिस्र। डिजर्ट साइक्लोन बोलिए, डिजर्ट साइक्लोन। डिजर्ट साइक्लोन की अगर बात करेगा तो भारत के साथ कौन शामिल है? यूएई। भारत के साथ यूएई शामिल है डिजर्ट साइक्लोन में। प्रश्न करेगा आपसे इंदिरा अभ्यास के बारे में, तो देखो लिख ही दिया है, गरुण शक्ति। क्या पूछेगा? गरुण शक्ति। गरुण शक्ति किसके बीच? गरुण शक्ति पूछेगा भारत और इंडोनेशिया। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया। आश्रा हिंद पूछेगा तो बता लेंगे, आश्रा हिंद पूछेगा ऑस्ट्रेलिया और भारत। भारत और ऑस्ट्रेलिया। आश्रा हिंद भारत और ऑस्ट्रेलिया। सूर्य किरण पूछेगा भारत और नेपाल। और हैंड इन हैंड पूछेगा भारत और चीन। हैंड इन हैंड भारत और चीन। और अभ्यास शक्ति केवल पूछेगा, शक्ति तो क्या बताएंगे? फ्रांस। अभ्यास शक्ति किसके बीच? एक्यूवेरियन मालदीव। एक्यूवेरियन। स्लाइनिक्स पूछेगा मित्र शक्ति बोंगो सागर बांग्लादेश। बोंगो सागर बांग्लादेश। बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर। भारत और सिंगापुर। आगे प्रश्न है, भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य क्या है? संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिश करना, या वार्षिक बजट तैयार करना, या वित्तीय मामले पर परामर्श देना, या संघ राज्य सरकारों के विभिन्न मामले या विभाग के लिए निधियों का आवंटन करना। क्या हो जाएगा? वित्त आयोग का काम राज्य और संघ के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु क्या देना? सिफारिश देना। भैया वित्त आयोग की बात अगर करेंगे, वित्त आयोग
वित्त आयोग कर और केंद्रीय करों का राज्यों और केंद्र के मध्य मध्य क्या करना सिफारिश। कल मैंने बताया था कि जो अभी का वित्त आयोग बना है, कौन सा बना है, 16वां, इसने सिफारिश दिया कि राज्य का अनुदान कितना होगा और केंद्र का अनुदान कितना होगा, 59% होगा। 41 और 59% का अनुदान होगा केंद्र और राज्यों के बीच, ऐसा सिफारिश देने वाला कौन सा वित्त आयोग था, 16वां। और सेम इसी सिफारिश को दिया था 15वां। 14वें ने ऐसा कहा था, नहीं, 14वें ने इसको कितना रखा था, 43। कितना रखा, 43 रखा। और वित्त आयोग की स्थापना के संबंध में अगर बात करते हैं, सन 1950-51 में इसकी स्थापना होती है। और जरा ध्यान दीजिएगा, संविधान का कौन सा आर्टिकल इसको संरक्षित करता है, 280। वित्त आयोग के गठन की जिम्मेदारी किसकी होती है, गठन की जिम्मेदारी किसकी होती है, राष्ट्रपति। वित्त आयोग की योग्यता को तय कौन करता है, योग्यता तय करने की जिम्मेदारी किसकी है, संसद की है। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे आगे। वित्त आयोग के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बनेंगे, अरविंद पंगड़िया। 16वां वित्त आयोग की सिफारिश को कब से लागू किया जाएगा, 1 अप्रैल से। कब से, 1 अप्रैल 2026 से। और ये कब तक चलेगा, 2000 आगे दिया है कि भारत के राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण के संदर्भ में कौन सा कथन ठीक है। राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को क्या करते हैं, संबोधित करते हैं, जिसको राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण कहा गया, जिसके लिए आर्टिकल कौन सा है, 87। आर्टिकल 87 के तहत राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है संसद के दोनों सदनों में, यानी संयुक्त सदन में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होगा। कब कब होगा, एक तो बजट सत्र के दौरान। कब होगा, बजट सत्र के दौरान। दूसरा, जब नई लोकसभा बन के आए, तब होगा, ध्यान रखिएगा। और इस अभिभाषण में राष्ट्रपति करते क्या है, तो सरकार के जितने भी कार्य होते हैं, सरकार के कार्यों की राष्ट्रपति क्या करते हैं, तो चर्चा करते हैं। क्या करेंगे, चर्चा। या फिर सरकार की नीतियां क्या है, इन नीतियों पर क्या होती है, चर्चा होती है। पढ़िए आगे। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है कि भैया संसद ने हमको काहे बुलाया, इसके बारे में राष्ट्रपति वहां जाके बताते हैं। ऐसी बात है क्या, नहीं। सरकार की नीतियां क्या है, नीतियों पर चर्चा होती है, ना कि संसद के बुलाने पर चर्चा होती है। यानी कथन दूसरा क्या हो जाएगा, गलत। पूछा है सही कौन सा है, केवल एक सही है, बनाइए। भाई संसद काहे बुलाई है राष्ट्रपति, इसके बारे में थोड़ी बताएंगे कि हम अच्छे हैं तो बुलाया गया है, ऐसा तो होगा नहीं। चलिए आगे। निम्नलिखित पर विचार करिए और कथनों के आधार पर सही कूट का चयन करिए। अशफाक उल्लाह खां का जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। आगे, उन्होंने काकोरी कांड में भूमिका निभाई थी, बात सही है। और इनको फांसी दिया गया था, यार ध्यान रखना, फांसी दिया गया था अशफाक उल्लाह खान को। ब्रिटिश शासन ने उन पर अभियोग चलाया और 19 दिसंबर 1927 को उन्हें फैजाबाद की जेल में फांसी पर क्या करा गया, लटका दिया गया। अशफाक उल्लाह खान उर्दू भाषा के शायर थे। उन्होंने अपना उपनाम वारसी और हजरत से वे शायरी और गजलें लिखा करते थे। बात क्या है, सब कथन सत्य है इनके बारे में। हो गया, इनके बारे में क्वेश्चन इसलिए क्योंकि 2025 में चर्चा में थे ये। आगे प्रश्न है, कथन और कारण है, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता का निर्धारण राष्ट्रपति, अभी बताए हैं ना, योग्यता का निर्धारण कौन करेगा, संसद करेगी, ना कि राष्ट्रपति करेंगे। हाँ, अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति कौन देता है, राष्ट्रपति। इनको अपॉइंट कौन करता है, राष्ट्रपति करेंगे। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के, हाँ ई सही है, यानी एक गलत है और दूसरा सही है। क्या हो जाएगा, डी होगा। बनाइए। आगे प्रश्न दिया है कि आर्द्रभूमि दिवस 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह दिवस 3 फरवरी 2026 को मनाए। बात तो गलत है। कब मनाते हैं, 2 फरवरी, क्योंकि रामसर सम्मेलन जो था, रामसर सम्मेलन का आयोजन करा गया था पहली बार 2 तारीख फरवरी को सन 1971। और किस देश में करा गया था, ईरान में। ईरान के किस शहर में करा गया था, रामसर। शहर का नाम क्या होगा, रामसर। और किस झील के तट पर करा गया था, झील का नाम क्या था, कैस्पियन सागर। झील का नाम कैस्पियन सागर के तट पे इस सम्मेलन का आयोजन करा गया था, ध्यान दीजिएगा, जिसमें भारत शामिल होता है। कब, 1983 के अंदर। और भारत से वर्तमान में कितनी रामसर है, भारत से रामसर की बात करेंगे कितनी हो जाएगी, 98 हो जाएगी। इसको ध्यान रखिएगा। 98 में पूछेगा तो छारी ढांड क्या होगी, हाँ
यह दिवस सम्मेलन को अपनाने का प्रतीक है। बात क्या है? सही है। पहला गलत है, दूसरा क्या है? बनाइए। आगे दिया है कि मानव हाथ में अस्थियों की संख्या कितनी होती है। देखिए, अगर पूरे यहां से लेकर यहां तक की बात करेंगे, यहां से यहां, देखिए एक्चुअल में ये तो भुजा है और ये कलाई है। एक्चुअल में जो हाथ वाला हिस्सा है यही है, बस ये हाथ वाला हिस्सा। देखिए यहां से जो ये मुड़ रहा है, यहां से, तो मुड़ने वाले में हमने कहा था कार्पल। क्या कहा था? कार्पल। फिर क्या कहा? मेटाकार्पल। फिर क्या कहा? फ्लैंगेस। कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लैंगेस, तीन बताया था। तो कार्पल में हड्डियों की संख्या 8, मेटाकार्पल में 5। देखिए जो कार्पल है यहाँ पे, कार्पल, इसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कार्पल में हड्डियों की संख्या कितनी? 8। कार्पल में हड्डियों की संख्या कितनी? 8। यहां वाली हड्डी 8 होती है। यहां वाली हड्डी के बाद देखिए 1 2 3 4 5। मेटाकार्पल में कितनी हड्डियां? 5। फ्लैंगीज में कितनी गिनी है? देखिए 1 2 3, 3 चौका कितना हो गया? 12। फिर 13 और 14, दो ही पुरुष में कटा है। ठीक है, तो 5 हो गया, सॉरी 8 हो गया। 8 के बाद हो गया 5, 5 के बाद हो गया 14। 8 5 14 कहां दिया है? 8 5 और 14, 8 5 और 14 बनाइए। क्या है? आवाज नहीं यार, सुनिए, क्या परेशानी है? बदल दें? सी होगा? अरे सुनिए ना मेरी बात को, सुनिए। देखिए यहां से शुरू करते हैं, यहां से सबसे पहले क्या है आपका? कार्पल है। क्या है? कार्पल के बाद क्या है? मेटाकार्पल है। कार्पल के बाद मेटाकार्पल, उसके बाद क्या है? फ्लैंगीस है। उसके बाद हो जाएगा आपका फ्लैंगीस बोलते हैं इसको। तो कार्पल की संख्या हमने कितना बताया? 8। मेटाकार्पल कितना? 5। फ्लैंगीस कितना? 14। तो 8 5 और क्या यार, मतलब देख ले इसमें क्या बोल रहे हैं आप लोग। अच्छा ये प्रश्न दिया है, मुझे नहीं पता, उत्तर देख लेना अपना। साइटोप्लाज्मिक और अंग यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के रूप में माने जाते हैं। कौन माने जाएंगे? तो माइटोकॉन्ड्रिया। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक के रूप में विद्यमान होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब भैया समझिएगा जरा, एक व्यक्ति बोले इस पर, एक व्यक्ति बोले, सब नहीं बोलेगा। क्या? अच्छा, ऑप्शन जो है तो सही तो दिया है, मणिबंधिकाएं। इंग्लिश में लिखिए। अच्छा सुनिए, बैठिए। अरे बैठो यार, क्या करो, अंग्रेजी टू हिंदी तो, ना ना भोजपुरी नहीं। अरे सुनिए, क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए ऐसा हो सकता है। अब समझिएगा, पेपर में आपके दोनों फॉर्मेट होते हैं, तो आपको अगर क्लियरेंस चाहिए उस पे, तब आप सेकंड फॉर्मेट में, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने आप को क्लियर करने के लिए अंग्रेजी वर्जन पे जाइए। तो जब यहां से ना समझ में आए, बगल में पलट के देख लो, अंग्रेजी वाला दिया है, वहां क्लियर कर लीजिए। बाकी कार्पल को हम मणिक बंदिका कहते हैं, और करभिकाएं कहते हैं, और फ्लैंगिश को हम उंगलियां कहते हैं। ध्यान रखिएगा। अब आवाज नहीं करिए भैया, एकदम आवाज नहीं करिए, उत्तर बी बना लीजिएगा। सब कंफ्यूज होता है यार, जो नहीं पढ़ा है वो कितना दिक्कत होती है उसको, कम से कम ये तो समझा करिए। जबकि कह क्या रहे हैं कि अंग्रेजी, हिंदी लिखा है तो क्या, जहां जो लिखा है परीक्षा में वही मैंने दे दिया है। इसका जो इंग्लिश वर्जन होगा, क्वेश्चन के बगल में ही होगा, ऊपर नीचे होगा, बनाते समय खुद ही मिलेगा आपको। क्या ही परेशान करते हैं। इंद्रधनुष तब बनता है जब सूर्य की रोशनी वायुमंडल में लटकती हुई वर्षा की बूंदों पर आधारित होने पर अपवर्तन के बाद बिखर जाती है। दिया है कि वायुमंडल में लटकती हुई वर्षा की बूंदों पर आपतित होने पर अपवर्तन और आंतरिक आंतरिक परिवर्तन होगा, तभी चमक आएगी उनमें। तो बात क्या है? सही है। बाकी आंतरिक परिवर्तन और कहीं नहीं है, नहीं है, बना लीजिएगा। आगे है, मेरा मतलब का आप लोग खाली बहस करते हैं फालतू में। किस नियम के अनुसार, सोचिए पहली क्लास है, दिन भर क्लास होती है, पहली क्लास डिस्टर्ब करेंगे हम, एक भी क्लास नहीं लेते हैं। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या एक समान होती है? बना लीजिएगा, उत्तर क्या होगा? क्या, कौन सा सिद्धांत? अवोगाद्रो का नियम है।
आगे प्रश्न है कि जंग लगे लोहे के वजन में पहले वजन क्या होगा, बढ़ेगा, बाद में घटना क्या होगा, शुरू हो जाएगा। बना लीजिएगा। आगे प्रश्न है कि नागीनट्टी पक्षी अभ्यारण्य जहां बिहार का पहला राजकीय पक्षी उत्सव कलरव आयोजित किया गया था, कहां स्थित है, जमुई में है। जमुई में है। और नागीनट्टी एक प्रकार के बिहार में क्या है, रामसर साइट भी है। नागी और नकटी बिहार में एक प्रकार की क्या है, रामसर साइट है। बिहार में एक प्रकार की रामसर साइट है नागी और नकटी, इसको बना लीजिएगा। बिहार की पहली रामसर, आवाज नहीं करिए, पहली रामसर की बात करते हैं, कौन सी होगी, कांवरताल हो जाएगी। बिहार की पहली रामसर कौन सी, कांवरताल। और प्रश्न करेगा एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील कौन सी होगी, तो ये भी कौन सी हो जाएगी, कांवरताल होगी। आगे प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जा रहा है, कहां पर, कैमूर। और पहला टाइगर रिजर्व की बात करेंगे, कहां पर है ये, पश्चिमी चंपारण के अंदर। नाम क्या है, वाल्मीकि, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और ध्यान रखिएगा कैमूर बनेगा तो कौन सा होगा, 59वां। भारत में ऑलरेडी 58 टाइगर रिजर्व है, जिसमें 58वां टाइगर रिजर्व का नाम क्या हो जाएगा, माधव टाइगर रिजर्व। कौन सा, माधव टाइगर रिजर्व। कहां पे है, एमपी के अंदर है। ध्यान दीजिएगा। आगे प्रश्न है कि 1919 में गांधी ने डैश डैश के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया, किसके खिलाफ किया था, रॉलेट एक्ट के खिलाफ किया था। ध्यान दीजिएगा ये सत्याग्रह का आह्वान कहां से किया गया था, बंबई से। बंबई से रॉलेट का आह्वान किया गया था। रॉलेट सत्याग्रह का आह्वान महात्मा गांधी ने किस संगठन के साथ मिलकर किया था, ये पूछा था। संगठन का नाम हो जाएगा होम रूल लीग। होम रूल लीग के साथ मिलकर इस सत्याग्रह का इन्होंने आह्वान किया था। प्रश्न दिया था कि महात्मा गांधी की सहायता रॉलेट सत्याग्रह के तहत किसने किया था, तो एनी बेसेंट। और किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने इनकी मदद किया था और भारी मात्रा में मदद किया था। महात्मा गांधी ने किस संगठन के साथ मिलकर रॉलेट का विरोध किया, तो होम रूल लीग के साथ मिलकर। रॉलेट सत्याग्रह हुआ था 1919। मार्ले मिंटो की बात करते हैं, सन 1909 में आया था। इसको बना लीजिएगा। आगे देखिए प्रश्न दिया है गणतंत्र दिवस परेड 2026 में कर्तव्य पथ पर चलने वाले गलवान और नुब्रा के संदर्भ में। भैया ध्यान दीजिएगा, गणतंत्र दिवस मनाया गया कौन से नंबर का, 77वां मनाया गया। इसका आयोजन कहां किया गया, नई दिल्ली में। कहां पर, नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस का आयोजन कहां पर, नई दिल्ली। नई दिल्ली में कहां पर, कर्तव्य पथ पर। कहां पर, कर्तव्य पथ पर इसका आयोजन किया गया। और कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय झंडा कौन फहराया, राष्ट्रीय झंडा फहराया प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति, राष्ट्रपति ने। कौन फहराया, और लाल किले पर झंडा प्रधानमंत्री ने। इस बात को ध्यान रखिएगा। और अतिथि के तौर पे कौन आए थे, अतिथि, अतिथि के तौर पे एक तो उर्सुला थे। कौन थे, उर्सुला। और एक व्यक्ति कौन थे, एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला इसमें एज अतिथि के तौर पे आए थे। और इनका संबंध किससे हो जाएगा, यूरोपियन यूनियन से हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। दिया है कि गलवान और नुब्रा के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। ये दो वेक्ट्रियन ऊंट है, तो बात अपने आप में क्या है, सही है। ऊंट की एक प्रकार की प्रजाति है, एक का नाम गलवान और दूसरे का नाम क्या है, नुब्रा। और इन प्रजातियों के नाम पर लद्दाख में स्थान है, ठंडा रेगिस्तान है, जिनका नाम क्या रखा गया, गलवान और नुब्रा रखा गया। बना लीजिएगा। उत्तर दोनों अपने आप में क्या होगा, सही होगा। आगे प्रश्न है कि 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और ने केंद्रीय विधानसभा में एक बम फेंका था। कौन थे, भगत सिंह के साथ कौन थे, बटुकेश्वर दत्त, यानी बीके दत्त। उत्तर बना लीजिएगा, सी। और इन्होंने जब असेंबली में बम फेंका तो एक नारा दिया, इन्होंने नारा दिया। नारा कौन सा दिया, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। और चाहते तो वहां से भाग सकते थे लेकिन नहीं भागे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा इन्होंने दिया और अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी के बाद इनको क्या दी गई, तो सजा। गिरफ्तारी के बाद जो इनको सजा दी गई, ये किसके लिए दिया गया था, तो ध्यान रखिएगा, सांडर्स हत्याकांड के लिए। आगे देखो प्रश्न दिया है कि जैसे जैसे हम डैश डैश की ओर बढ़ते हैं, दिन और रात की अवधि में अंतर बढ़ता जाता है। जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये हमारी पृथ्वी है। कहा गया कि पृथ्वी की ठीक बीचों बीच से गुजरने वाली 0 डिग्री भूमध्य रेखा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर अगर सूर्य चमकता है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर अगर सूर्य की रोशनी प्रॉपर ऐसे चमक रही है, तो भैया ध्यान रखिएगा दिन और रात की अवधि दोनों गोलार्धों पे क्या होती है, समान होती है। इस समय अवधि जो होती है दिन और रात की क्या होती है, समान, यानी एक समान अवधि होती है। लेकिन जैसे ही सूर्य यहां से खिसकना प्रारंभ करता है, अवधि में क्या होता है, परिवर्तन। तो जब सूर्य
ध्यान रखिएगा, केंद्र से, कहां से? केंद्र से, यानी भूमध्य से कहां की ओर जाएगा? ध्रुवों की ओर। तो दिन और रात की अवधि में क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो जैसे जैसे हम कहां से, भूमध्य रेखा से कहां की ओर बढ़ते हैं? ध्रुवों की ओर, यही होगा फिर उत्तर। भूमध्य रेखा से कहां जाएंगे? ध्रुवों की ओर। दिन और रात की अवधि में अंतर क्या होगा? बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न देखिए दिया है कि उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा का निर्धारण 17वीं रेखा नहीं करेगी भैया, 38वीं समांतर रेखा। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, 38वीं समांतर रेखा है। 38वीं समांतर रेखा, 38वीं समांतर रेखा है जो निर्धारण करती है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा कौन सी है? 49वीं समांतर है। 49वीं समांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच। मैन रहीम रेखा पूछेगा तो क्या बताएंगे आप? हाँ, मैन रहीम रेखा फिनलैंड और किसके बीच है? रूस के बीच। फिनलैंड और यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के बीच एक रेखा निर्धारित करी गई जिसका नाम क्या हो जाएगा? मैन रहीम। एक रेखा है मैगीनॉट, रेखा का नाम क्या होगा? मैगीनॉट रेखा। मैगीनॉट रेखा किसके बीच है? फ्रांस और जर्मनी। फ्रांस और जर्मनी के बीच की रेखा का नाम क्या हो जाएगा? मैगीनॉट रेखा। और डुरंड रेखा पूछेगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। डुरंड रेखा की बात करेगा, डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा है। और भैया अगर हम रेड क्लिफ की बात करते हैं, भारत और पाकिस्तान। मैकमोहन भारत और चीन, बना लीजिएगा, यहां से होते हैं प्रश्न। और सबसे लंबी सीमा रेखा अगर पूछेगा दो देशों के बीच, ये कौन सी है? तो 49वीं। लिखिएगा, सबसे लंबी, दो देशों के बीच सबसे लंबी रेखा, लंबी रेखा कौन सी होगी? तो 49वीं समांतर रेखा। किसको अलग करेगी? अमेरिका को कनाडा से। यानी कथन दोनों क्या है? गलत है। सही पूछा है ना, तो एक नहीं तो बनाइए। आगे प्रश्न है, प्रश्न दिया है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कार्यपालिका की संसद के प्रति उत्तरदायित्व को सुरक्षित रखते हैं। बात क्या है? सही है भाई। कार्यपालिका के उत्तरदायित्व को संसद के प्रति सुरक्षित इसलिए रखते हैं कि कार्यपालिका के जितने भी खर्चे विवरण वगैरह हैं, ये सारा कुछ इकट्ठा करके किसको सौंपते हैं? संसद को सौंपते हैं। इसलिए संसद कार्यपालिका से सेटिस्फाइड रहती है। उत्तरदायित्व को सुरक्षित रखने का काम करते हैं महानियंत्रक। उनके पास लेखा परीक्षक के निष्कर्ष को लागू करने की कोई शक्ति नहीं होती है। तो भैया ध्यान दीजिएगा, बात क्या है? सही है, लागू करने की कोई शक्ति नहीं है, मात्र क्या करते हैं? तो एकत्रित करते हैं। क्या करेंगे? एकत्रित करने की जिम्मेदारी होती है। जितने भी खर्चे हैं, जितने भी लेखा है, लेखा, जितने भी लेखा है, लेखा को क्या करेंगे? एकत्रित करेंगे। उनको लागू कराने का अधिकार इनके पास नहीं होता। तो भैया लागू करने का अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास। किसके पास? संसद के पास होता है। ध्यान दीजिएगा। तो कथन दूसरा भी क्या है? सही है। सही का मतलब एक और दोनों सही है। बनाइए। सीएजी की अगर हम बात करते हैं, सीएजी, सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल हो जाएगा 148। आर्टिकल 148। इनको अपॉइंट कौन करेगा? इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति इनको नियुक्त करेगा। लेकिन पद से कौन हटाएगा? पद से हटाएगा राष्ट्रपति हटाएगा? ना ना, कौन हटाएगा? संसद एक एक्ट द्वारा इनको पद से हटा सकती है। चलिए आगे प्रश्न है कि 39वें सूरजकुंड राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेले के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। भारत के उपराष्ट्रपति ने फरीदाबाद में 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया। बात क्या है? सही है। फरीदाबाद का मतलब कहां पे? हरियाणा में। ध्यान रखिएगा। और ये इस शिल्प मेले की जो थीम रही है उत्तर प्रदेश, और कौन रहे हैं? मेघालय। तो बना लीजिएगा, दोनों कथन अपने आप में ठीक है। सरस मेला के बारे में पूछेगा तो क्या बताएंगे आप? सरस मेले का आयोजन कहां पर? गुंटूर में। कहां पर? गुंटूर कहां पड़ता है भैया? आंध्र प्रदेश के अंदर। 2+2 वार्ता हमने बताया था ना, 2+2 वार्ता अब हो गई है 2026 वाली। इसका आयोजन कहां किया गया? तो दिल्ली में। कहां पर? दिल्ली। रायसीना की बात करेगा, रायसीना, रायसीना। अच्छा, रायसीना पर एक थीम लॉन्च किया गया। ये थीम को लॉन्च करने वाले कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, इस थीम को, रायसीना पर एक थीम लॉन्च किया गया। इस थीम को लॉन्च करने वाले कौन थे? प्रधानमंत्री। कौन थे? प्रधानमंत्री। इस बात को ध्यान रखिएगा। रायसीना का आयोजन कहां होगा? तो दिल्ली में। ब्रिक्स का नाम सुना है आपने? ब्रिक्स की 2026 वाली बैठक कहां पर? भारत। कहां पर? भारत। और ब्रिक्स की जो थीम थी ये कौन लॉन्च किया? तो जयशंकर साहब ने। कौन लॉन्च किया? जयशंकर ने। ध्यान दीजिएगा।
हाँ बताइए, प्रधानमंत्री ने इसका अनावरण किया, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, ब्रिक्स के थीम का अनावरण करने वाले जयशंकर साहब थे। रायसीना की जो थीम है इसका अनावरण किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और अब चलिए, इतनी जानकारी थोड़ी होती है यार। एक बार देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य संघाई एल्ड और हिरण के लिए प्रसिद्ध है? विक्रमशिला, भीतरकनिका, केबुल लामजाओ या कौन? केबुल लामजाओ है। बना लीजिएगा, एक प्रकार का तैरता हुआ नेशनल पार्क है। तैरता हुआ, तैरता हुआ नेशनल पार्क। सारी जानकारी हमेशा दिमाग में नहीं रहती, पूछने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने इससे पीछे का 2 सेट दिया होगा, शुक्रवार या बृहस्पतिवार को, उसमें मैंने खुद ही लिख कर दिया है कि ब्रिक्स की थीम थी जिसको लॉन्च किया था जयशंकर ने। अब अगर आप खुद ईमानदारी से पढ़ते होंगे तो ये बात मुझसे पूछने की आवश्यकता आज नहीं थी। ठीक है, पहले अपनी कमियों को दूर करिए, हम तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाना, इसीलिए नहीं बताए हैं, मुझे पता है। हालांकि तैरता हुआ नेशनल पार्क, और तैरता हुआ नेशनल पार्क किस झील पर है? तो ध्यान रखिएगा, लोकटक पर। कहां पर है? लोकटक पर है। लोकटक झील आपको हम सब पढ़ाते हैं, बस अटेंशन आप लोग कितना रहते हैं इन चीजों पर आप ख्याल रखा करिए। अपने हिसाब से हम कुछ नहीं छोड़ते। इसको बना लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। विक्रमशिला कहां पे हो जाएगा? तो ये भागलपुर के अंदर है। विक्रमशिला हो जाएगा भागलपुर बिहार। भीतरकनिका कहां पे हो जाएगा? उड़ीसा। केबुल लामजाओ कहां है? मणिपुर में। कहां पर? मणिपुर के अंदर। और श्री विल्ली पुथुर राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर हो जाएगा? तो ये आंध्र प्रदेश के अंदर हो जाएगा। और बढ़ेंगे आगे, यहां से सी बना लीजिएगा उत्तर। आगे प्रश्न है कि पेप्टिक वर्ण डेंगू, फिलपाव और मलेरिया, पेप्टिक वर्ण का कारण क्या है? जीवाणु। 2 ठो दे दिया है क्या? ओ, ये तो गड़बड़ दे दिया फिर। अच्छा आइए मिलाते हैं, डेंगू का संबंध किससे होगा? विषाणु से। विषाणु से होगा। फिलपाओं का संबंध किससे होगा? तो कृमि से होगा। और मलेरिया का संबंध किससे होगा? तो प्रोटोजोआ से। देखिए कहां पर हम जीवाणु लिख सकते हैं। पेप्टिक व्रण का संबंध किससे होगा? तो जीवाणु से होगा। जीवाणु से। आइए देखते हैं उत्तर क्या बन सकता है। बी बनेगा। एक का 4, यानी हमें 4 वाले स्थान पे क्या लिखना होगा? जीवाणु लिखना होगा। जीवाणु अगर हम यहां रखते हैं तो ए का बना सकते हैं 4, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 3। हाँ ठीक है, उत्तर बी। उसको ठीक करते हुए बना लीजिएगा, वो मिस्टेक हो गया है। आगे प्रश्न है कि पंचायती राज अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में कथनों में से कौन सा ठीक है? ध्यान रखिएगा, समिति की स्थापना हुई थी सन 1977 में। समिति का नाम क्या हो जाएगा? अशोक मेहता। अशोक मेहता ने कहा कि भैया पंचायत का स्तर कितना होगा? द्विस्तरीय होगा। क्या होगा? द्विस्तरीय। कहा कि ब्लॉक शब्द को हटाइए, एक जिला पंचायत और दूसरा ग्राम पंचायत। पंचायत के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। बात किसने कहा था? अशोक मेहता ने। राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षक हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए। भैया इन्होंने कहा, कैसे सही यार, इन्होंने खंड को तो हटा दिया था, तो खंड को बिंदु क्यों मानेंगे? प्रथम बिंदु कौन होगा? जिला। और दूसरा बिंदु कौन होगा? पंचायत होगा। यानी पहला हो जाएगा जिला। जिला को इन्होंने प्रथम बिंदु माना, इसलिए स्टेटमेंट क्या है? गलत है, केवल एक सही है। बनाइए। जब खंड पंचायत को इन्होंने समाप्त कर दिया तो उसको बिंदु मानने जैसी कोई बात ही नहीं उठती है। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक है? महासागरीय लवणता कर्क रेखा और मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। बात ठीक है कि गलत है? भाई कर्क रेखा और मकर रेखाओं पर लवणता क्या होती है? ज्यादा। ताप, धूप, धूल, गर्मी, सब चीज कर्क और मकर रेखा के बीच क्या होती है? ज्यादा। इसीलिए महासागरीय लवणता भी क्या होती है? ज्यादा होती है। बना लीजिए। आगे पढ़िए। यदि सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीध में हो तो लघु ज्वार आता है। बात सही है क्या? सही है भैया, दीर्घ ज्वार आएगा। क्या आएगा? दीर्घ ज्वार। अब जरा समझिएगा, देखिए सूर्य तो अपनी जगह पे रहेगा, सूर्य क्या हिलेगा डुलेगा? नहीं, सूर्य कंस्टेंट रहेगा। और ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी है और पृथ्वी की परिक्रमा कौन कर रहा है? चंद्रमा कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, चंद्रमा जो है अपने स्थान से यहां वहां हो सकता है। चंद्रमा जो है अपने स्थान से हट सकता है और पृथ्वी भी अपने स्थान से हट सकती है, क्योंकि पृथ्वी की परिक्रमा कौन कर रहा है? चंद्रमा कर रहा है। देखिए ऐसे पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है चंद्रमा, और हमने ला के इसको यहां छोड़ दिया। इनकेस एक ऐसा समय आया कि चंद्रमा यहां आ गया, ठीक है, और एक ऐसा समय आया कि जो ये अर्थ आप देख पा रहे हैं, जो पृथ्वी है, ये जो पृथ्वी है ये सूर्य की परिक्रमा करने के संबंध में, पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करने के संबंध में यहां आके रुक गई।
ठीक है, तो स्थितियां कुछ ऐसी बनी कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में आ गए। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में आए तो क्या होता है? ग्रहण लगता है। क्या लगेगा? ग्रहण लगेगा। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में आते हैं तो क्या होगा? ग्रहण लगता है। तीनों एक सीध में अगर आएंगे तो स्थितियां कैसी बनेंगी? तो ग्रहण की स्थिति बनेगी। अब ग्रहण सूर्य ग्रहण है कि चंद्र ग्रहण है? अब देखो जरा, जरा समझिएगा। ये तो आपकी अर्थ है, पृथ्वी है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच कौन आ जाए? पृथ्वी। तो क्या पृथ्वी, क्या सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ पाएगा? पड़ेगा। तो क्या चंद्रमा को रोशनी मिलेगी? नहीं मिलेगी। जब चंद्रमा को रोशनी नहीं मिलेगी तो चंद्रमा पर क्या लगेगा? ग्रहण। तो जो स्थिति आप देख पा रहे हैं, स्थिति क्या है? चंद्र ग्रहण। स्थिति कैसी है? चंद्र ग्रहण की है। ध्यान दीजिएगा। अगर इस स्थिति में मैंने परिवर्तन कर दिया, सूर्य तो अपने स्थान पे रहेगा, बीच में हमने किसको ला दिया? चंद्रमा। किनारे पे हमने रखा पृथ्वी। तो जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? चंद्रमा। कौन ढक जाता है? सूर्य। तो अब ग्रहण किस पर लगा? सूर्य पर। तो स्थितियां कौन सी है? सूर्य ग्रहण की स्थिति है। देखो यहां से सवाल बनता है, एक क्वेश्चन तो ये बनेगा कि जब ये तीनों एक सीध में आए तो क्या लगेगा? ग्रहण। दूसरा सवाल ये बनेगा कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आए तो कौन सा ग्रहण? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आए तो? बना लेंगे, समझिएगा। जब ये एक सीध में आते हैं तो पृथ्वी पर होता है पानी। पृथ्वी पर क्या होता है? पानी। सूर्य पृथ्वी के पानी को अपनी तरफ खींचेगा, चंद्रमा पृथ्वी के पानी को अपनी तरफ खींचेगा, पृथ्वी भी अपने वाटर एरिया को अपनी तरफ खींचती है। इस संबंध में चंद्रमा ने पानी को खींचा तो सामान्य जल स्तर अपने सामान्य स्तर से क्या उठा? ऊपर। तो जल स्तर का अपने सामान्य स्तर से ऊपर उठने की घटना को क्या कहा? ज्वार। इधर वाली घटना को भी क्या कहा? ज्वार। भाई ऊपर उठने वाली घटना क्या है? ज्वार। और नीचे दबने वाली घटना क्या है? भाटा। नीचे दबने वाली घटना क्या है? भाटा। ये ज्वार भाटा जो आप देख पा रहे हैं, ये ज्वार भाटा अपने आप में क्या है? बृहद है। क्या है? बृहद है। बड़े ज्वार भाटा जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आते हैं तो ज्वार भाटा कैसा आता है? बृहद। अब यही स्थिति जब बनती है सूर्य और यहां पर पृथ्वी और यहां पर चंद्रमा, तो ये स्थिति कौन सी बनेगी? समकोणीय स्थिति। समकोणीय स्थिति के समय जो ज्वार भाटा ये आएगा, ये क्या आएगा? लघु आएगा। क्या आएगा? लघु। क्योंकि सूर्य अपनी तरफ पानी को खींच रहा होता है, चंद्रमा अपनी तरफ खींच रहा होता है। ये दोनों एरिया जो होता है ये खाली होता है, यानी ज्वार भाटा केवल दो ही स्थान पे आते हैं, इसलिए ज्वार भाटा कैसा है? लघु है। तो ज्वार भाटा लघु वाला किस स्थिति में आएगा? समकोणीय। और ज्वार भाटा बड़ा वाला कब आएगा? जब तीनों क्या होंगे? एक सीध में होंगे। अब देखिए ऑप्शन में क्या है, यदि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में हो तो लघु ज्वार भाटा आता है। बात सही है भाई। जब एक सीध में होगा तो क्या आएगा? बृहद आएगा। और जब समकोणीय स्थिति हो तो क्या आएगा? समकोणीय स्थिति हो इनके बीच तो कैसा ज्वार आएगा? लघु आएगा। इसको ध्यान में रखिएगा। अब इससे ज्यादा तो बता ही नहीं सकते टेस्ट में। बेंगुएला प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा है। भैया ठंडी तो है, बेंगुएला नाम तो है, लेकिन प्रशांत की नहीं है, बल्कि किसकी है? अटलांटिक महासागर। किसकी है? अटलांटिक महासागर की धारा है, इसलिए ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 30 मिनट बाद ज्वार आता है। अब आ जाओ इसी फिगर पे, इसी फिगर पे आ जाओ। देखो समझना, पृथ्वी पर एक समय में दो जगह ज्वार और दो जगह क्या आता है? भाटा आता है। ठीक है। अब एक ज्वार से एक दूसरे भाटा के बीच का जो टाइम होता है ये कितना होता है? 6 घंटा 13 मिनट होता है। 6 घंटा कितना? 13 मिनट। फिर एक भाटा से ज्वार के बीच का टाइम 6 घंटा 13 मिनट। फिर ज्वार से भाटा के बीच का टाइम 6 घंटा 13 मिनट। फिर यहां का टाइम भी 6 घंटा 13 मिनट। तो एक ज्वार से दूसरे ज्वार के बीच का टाइम कितना होगा? 12 घंटा 26 मिनट होगा। अब आओ जरा क्वेश्चन पे। पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 30 मिनट बाद ज्वार आता है। भैया एक ज्वार के बाद जो दूसरा ज्वार हमें पकड़ में आएगा ये कब आएगा? 12 घंटे 26 मिनट बाद आएगा, न कि 12 घंटे 30 मिनट बाद आएगा। यानी ये वाला कथन भी क्या है? बना लीजिए, उत्तर एक है। आगे बढ़े। आगे प्रश्न है, दिया है प्रश्न कि केंद्रीय बजट 2026-27 के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। राजकोषीय घाटा 26-27 में सकल घरेलू उत्पाद का 4.3% रहने वाला है। बात सही है। राजकोषीय घाटा 25 और 26 में सकल घरेलू उत्पाद का 4.4% रहने का अनुमान है। बना लीजिए दोनों। हाँ ठीक है दोनों। अरे 25-26 का था ना 4.4, कम करने के लिए कहा गया। कितना कम करने का इसमें लक्ष्य था? 4.4।
एक तक लाने का लक्ष्य था, लेकिन आया नहीं आया। कितना पे अटका है? 4.3 पे अटका है। अभी बना लीजिएगा, दोनों कथन क्या है? राजकोषीय घाटे का अनुमान पिछले साल ही 4.4 लगाया गया, लेकिन कहा गया कि हम इसको घटाकर 4 दशमलव कितना करेंगे? 1 करेंगे, लेकिन घट पाया नहीं। घट के कितना आया? 4.3। तो वर्तमान वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? अरे बोलिए ना यार। 4.3 है। पुराने वित्त वर्ष के लिए कितना था? 4.4। हाँ, ग्रोथ रेट की बात करेंगे। ग्रोथ रेट, अगर हम ग्रोथ रेट की बात करते हैं, भारत का ग्रोथ रेट सन 2026 के लिए कितना बताया गया? तो 7.4% बताया गया। इसको ध्यान में रखिएगा। अनुमानित वृद्धि दर 2026 के लिए कितनी बताई गई? 7.4% बताई गई। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मेक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी कौन सी है? कोलोराडो, मिसिसिपी, अमेजन या रियो ग्रांड? उत्तर क्या होगा? रियो ग्रांड नदी होगा। बना लीजिएगा, उत्तर हो जाएगा आपका रियो ग्रांड नदी। देखिए ये नक्शा है, एक बार देखिए सब लोग, देखिए ये नक्शा है, ये है नक्शा। नक्शा किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका का नक्शा है। देखिए कुछ ऐसे, यहां पर गल्फ ऑफ मैक्सिको यानी मैक्सिको की खाड़ी है। ठीक है, ऊपर की तरफ एक राज्य होगा, देश होगा, जिसका नाम क्या होगा? कनाडा। नीचे की तरफ कौन होगा? यूएसए। ये हिस्सा किसका होगा? मैक्सिको। क्या होगा? मैक्सिको होगा। कनाडा और अमेरिका के बीच एक रेखा आपने अभी पढ़ा है, कौन सी रेखा है? 49वीं समांतर रेखा। कौन सी रेखा? 49वीं समांतर रेखा। और यूएसए और मैक्सिको के बीच एक नदी है, नदी का नाम क्या हो जाएगा? रियो ग्रांड नदी हो जाएगा। बना लेंगे ना? इसी नदी के बारे में देखिए पूछा था, यूएसए और मैक्सिको के बीच सीमा बनाने वाली एक नदी है, नदी का नाम क्या होगा? रियो ग्रांड नदी। बना लीजिएगा। अमेजन के लिए पूछेगा, विश्व का सबसे चौड़ा नदी बेसिन, सबसे चौड़ा नदी बेसिन, सबसे चौड़ा नदी बेसिन किसका है? अमेजन का है। अमेजन सबसे बड़ा डेल्टा भी फॉर्मेट करती है। विश्व का सबसे बड़ा, एक सेकंड, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, मत लिखिएगा। सबसे बड़ा डेल्टा फॉर्मेट करती है, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किसका है? गंगा और ब्रह्मपुत्र का है। मिसिसिपी की बात करेगा तो ध्यान रखिएगा, एक नदी है जिसका नाम है मिसिसिपी। क्या नाम है? मिसिसिपी। एक नदी है जिसका नाम क्या है? मिसौरी। मिसिसिपी और मिसौरी, ये दोनों नदियां कहाँ की हैं? अमेरिका। कहाँ की हैं? अमेरिका। और पूछेगा इनका डेल्टा जो होता है, डेल्टा पक्षी के पैर के आकार का, पक्षी के पैर के आकार का डेल्टा कौन बनाएगा? मिसिसिपी और मिसौरी बनाएगा। बना लीजिएगा। कितने लोग ऐसे हैं जिनको समझ में आ ही नहीं रहा है? एकदम थोड़ा सा हाथ उठाइएगा। सब ज्ञानी बैठे हैं। चलिए हाथ नीचे करिए। मत समझ में आए, एक सप्ताह बाद खुद ही बोलने लगेंगे अपने आप, खुद ही शर्म आएगी तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, ये क्या दिया है? दर्रा है ना? ओहो हाँ, यहाँ पर कौन सा एक दर्रा, इसको बना लीजिएगा, दर्रा। नीति दर्रा कहाँ पे? उत्तराखंड में है। ये तो बात सही सही ही पूछा था, तो ठीक है। माना दर्रा भी कहाँ पे है? उत्तराखंड। दीफू दर्रा कहाँ है? अरुणाचल। अघिल दर्रा कहाँ है? लद्दाख में। कहाँ पर? लद्दाख। अघिल दर्रा कहाँ पर? लद्दाख। दो चार बातें बताएं आपको, ध्यान रखिएगा। एक तो ध्यान रखिएगा नीलिमा, क्या ध्यान रखेंगे? नीलिमा का संबंध कहाँ से है? उत्तरांचल यानी उत्तराखंड से। अब एक दर्रा हो जाएगा जिसका नाम है नीति, एक दर्रा है जिसका नाम क्या है? लिपू लेक। क्या होगा? लिपू लेक। और म से क्या हो जाएगा? माना। अच्छा, नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपू लेक दर्रा, ये कहाँ पे है? उत्तराखंड। अब जरा ध्यान रखिएगा, सिरोबा, क्या ध्यान रखेंगे? सिरोबा कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर? हिमाचल। सी से क्या हो जाएगा? सीप किला। सी से क्या होगा? सीप किला। रो से क्या हो जाएगा? रोहतांग। और ब से क्या होगा? बाड़ा लाचला दर्रा। ये सभी दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। का जेपी बाबू, का जेपी बाबू, ध्यान रखिएगा। का से क्या है? काराकोरम। का से काराकोरम। ठीक है। जे से क्या हो जाएगा? जैलेपला। क्या होगा? जैलेपला। पी से क्या होगा? पीर पंजाल। क्या होगा? पीर पंजाल। बा से क्या होगा? बर्निहाल। क्या होगा? बर्निहाल। और बू से क्या होगा? बुर्जिला। क्या होगा? बुर्जिला। अब जरा ध्यान दो भैया, अगर हम काराकोरम को साइड कर दे, क्योंकि काराकोरम अब कहां चला गया? लद्दाख में, तो बाकी सभी दर्रे कहां हैं? जम्मू और कश्मीर। क्या? ओ हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है। अरे ठीक है यार, शांत रहो, थोड़ा थोड़ा शांत रहिए। ई गलत हो जाएगा, यहाँ पे जो जिला होगा यहाँ पर। हाँ ठीक है भाई, हम बना दे रहे हैं, जो जिला होगा नोट कर लीजिएगा। जेले प्लस सिक्किम में हो जाएगा, गड़बड़ थोड़ा हो गया था, बाकी ठीक है।
देख लिए सब लोग? देखना ही है, बाकी फिर कभी बताएंगे तो सुन लीजिएगा एक बार और। वित्त आयोग के बारे में पूछा। वित्त आयोग में एक ठो अध्यक्ष होगा, बाकी 6 सदस्य होंगे। ये सब गलत दिया है। इसमें हेड की संख्या कितना होती है? एक ही होता है। और सदस्य कितना होंगे? तो 4 होंगे। कितना होंगे? 4। कुल मिला के कै ठो होंगे? 5 ठो होंगे। अच्छा, वित्त आयोग से क्वेश्चन 2-3 दे दिया इस बार। ठीक है, वित्त आयोग की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। वित्त आयोग की स्थापना स्थापना की जिम्मेदारी किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। किसके पास? राष्ट्रपति। लेकिन वित्त आयोग की योग्यता को कौन तय करता है? संसद। कौन तय करेगा? संसद। अब वित्त आयोग से एक को क्वेश्चन गलत नहीं होने पाई, ध्यान दीजिएगा। यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को देगा। नीति आयोग को देता है क्या भाई? वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन किसको देगा? संसद को। किसको देता है? संसद के पटल पे रखता है। और किसके नाम से सौंपता है? नाम से तो राष्ट्रपति के नाम से। किसके नाम से? राष्ट्रपति। तो देखो, कभी कभी एक सवाल बनता है, यूपीएससी ने जब इसको पूछा कि वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन किसको देगा, तो यूपीएससी का जो उत्तर था ये क्या था? राष्ट्रपति था। तो ध्यान दीजिएगा, कभी अगर राष्ट्रपति भी आंसर आए तो उससे भटकना नहीं है, उत्तर सही होगा। चलिए बढ़ेंगे आगे। उत्तर क्या लगाएंगे इसका? दूसरा तो गलत हो जाएगा केवल एक से। अच्छा, दोनों गलत है। दोनों गलत है। उत्तर क्या होगा? बी होगा। बना लीजिएगा। आगे प्रश्न है कि भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में कौन सा कथन ठीक है? एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा का कुल सदस्य संख्या का 1/3 सदस्य नहीं हो सकते। अच्छा, 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकता। बात सही है क्या? सही है। हमने बताया था, कल ही बताया था कि विधान परिषद जो होता है, विधान परिषद की संख्या संपूर्ण विधानसभा का कितना होगा? 1/3 होगा। आगे, एक राज्य की विधानसभा में कम से कम कितना सदस्य होंगे? 40। ये बात भी मैंने कल बताया था, यानी दोनों कथन क्या है? कथन दोनों क्या होगा? सही होगा। बना लीजिएगा। आगे प्रश्न है, ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसे राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा शुरू किया गया। ये तो ठीक है, लेकिन ऑपरेशन सह्याद्री जो था, ये मादक पदार्थों की जो खेती है, इनकी खरीद और इनकी बिक्री, इन पर क्या करने के लिए? तो रोक लगाने के लिए ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक न्यूज था, पता नहीं सही है या गलत, कि बिहार में जो है ये मांस वगैरह पे प्रतिबंध लगा दिया। पास हो गया? पारित हो गया सदन में? नहीं। अच्छा ठीक है, कभी जानकारी देंगे। हाँ ठीक है, ही होता। मादक पदार्थों की खेती, खरीद बिक्री पर क्या कर दिया? रोक लगाया। और रोक लगाने के लिए ऑपरेशन कौन सा? सह्याद्री। लाल चंदन शब्द कट जाएगा। इसका उत्तर बना लीजिएगा, कौन सा ठीक है? केवल एक सही है। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों सदनों में संघर्ष की स्थिति में डीपीएसपी के सिद्धांत पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा किया? हमने बताया था कि कभी भी डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट आपस में टकराएंगे तो सबसे अधिक प्रभावी कौन होगा? फंडामेंटल राइट होगा। और ये वाद दिया गया था सन 1951 में। इस वाद का नाम क्या होगा? चंपकम दोराई राजन। क्या नाम होगा? चंपकम दोराई राजन। उत्तर दिया है कुछ ऐसा? हाँ, मद्रास बनाम चंपकम दोराई राजन का मामला 1951 का केस था। इसको बना लीजिएगा और ध्यान रखिएगा। और बाकी गोलकनाथ तो सुना है आपने। गोलकनाथ फैसले को पलटने के लिए संविधान में कौन सा संशोधन? 24वां संशोधन कौन सा? और गोलकनाथ का मामला किसको लेके था? फंडामेंटल राइट को लेके था। केशवानंद भारती का मामला किसको लेके था? प्रस्तावना। किसको लेके था? प्रस्तावना। बेरूबारीवाद को पलट दिया कौन? केशवानंद भारतीवाद ने। मिनर्वा मिल्स का नाम सुना है आपने? नहीं सुना है? ठीक है, इसमें भी संविधान संशोधन को लेके कहा गया था। संविधान संशोधन किसके लिए कहा गया? तो संविधान संशोधन को लेके बात की गई थी। कहा कि संविधान संशोधन के मामले में संसद की जो शक्ति है, शक्ति है, ये संसद की शक्ति क्या होगी? तो सीमित होगी। क्या होगी? सीमित होगी। ये बात कहा गया था किसमें? तो मिनर्वा मिल्स वाले में भी कहा गया। इसको बना लीजिएगा, देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। हटा सकते हैं क्या? आगे प्रश्न है कि बायोफेज पूछा है, जैविक उत्पाद के लिए विश्व का अग्रणी व्यापार मेला है। बात ठीक है। इसका आयोजन 10 से लेकर 13 फरवरी 2026 तक करा गया था। कहां पे? जर्मनी में। कहां पर? जर्मनी। और इस बायोफेज के दौरान ध्यान रखिएगा, कंट्री ऑफ द ईयर का दर्जा दिया गया।
कंट्री ऑफ द ईयर का दर्जा दिया गया किसको? तो भारत को दिया गया। कंट्री ऑफ द ईयर 2026 का दर्जा दिया गया किसको? भारत को दिया गया। कथन दूसरा गलत हो जाएगा, केवल एक सही है। बनाइए। आगे प्रश्न है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जिसकी स्थापना होती है सन 1956 में, 56 में स्थापित हुआ था, किसकी सहायता से हुआ था? रूस के सहयोग से हुआ। आगे प्रश्न है विंध्यन स्कार्पलैंड का सबसे दक्षिणी भाग, विंध्यन का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? अमरकंटक कहलाता है। विंध्यन का सबसे दक्षिणी भाग क्या कहलाएगा? अमरकंटक के नाम से जानते हैं। और विंध्यन की बात करते हैं। विंध्यन, अगर हम विंध्यन की बात करेंगे, विंध्यन के दो मुख्य भाग हैं। विंध्यन के दो मुख्य भाग हैं। दो मुख्य भाग, एक तो भांडेर होगा, भांडेर, एक तो भांडेर पहाड़ी होगा, और दूसरी एक पहाड़ी कौन सी है? तो कैमूर पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी भैया? कैमूर पहाड़ी। एक तो भांडेर पहाड़ी, दूसरी कैमूर पहाड़ी। भांडेर पहाड़ी कहाँ है? एमपी में। और कैमूर पहाड़ी कहाँ पे? यूपी और बिहार के अंदर है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है? हाँ बोलिए। भेल की स्थापना ब्रिटेन की सहायता से रूस में की। एक सेकेंड, भेल भोपाल का दिया है। ओ, एक बार कंफर्म करिएगा। एक तो बीईएल है, बीएचईएल, एक बार कंफर्म कर लीजिए तो चेंज कर देंगे। रूस दे रहा है ना? सही है, तब देख लीजिएगा एक बार अच्छे से देखिएगा। देखिए ऐसे चेक करिए, एक बार बीईएल एक बार बीएचईएल, दोनों का चेक कर लीजिए। और इसका भेल है भोपाल वाले का, एक बार देखिएगा। देखिएगा बदल देंगे, ऐसा होगा तो हो सकता है कंफ्यूजन हो, बाकी ठीक है। इसको ए यार कहे नहीं पूछेगा, बहुत गड़बड़ बात है। अरे क्वेश्चन पूछा है रविवार के दिन, मजाक बनाए हैं, नहीं पूछेगा। मैकाल का पठार, मैकाल पठार के बारे में दे रखा है, कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ के अंदर। बस्तर का पठार भी भैया कहाँ है? ये है। भांडेर का पठार कहाँ है? एमपी में है। कहाँ है? एमपी में है। क्या है, कुछ बताएंगे? अरे दो लोग उत्तर दो तरह का अब मुझे ही आना होगा लगता है अब ढूंढने के लिए, ठीक है? चलिए ठीक है, हम देख लेते हैं, चेक कर लेंगे। मनुष्यों में गुणसूत्र संख्या 21 की ट्राइसोमी के कारण होने वाला विकार कौन सा है? गुणसूत्र 21 में विकार हो गया, इसमें विकार हो गया, इसीलिए कुल गुणसूत्रों की संख्या बढ़ के कितनी हो गई? 47 हो गई। कुल गुणसूत्र की संख्या बढ़ के 47 हो गई। इस तरह के सिंड्रोम को हम क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है? क्या था? भेल था ना? बीएचईएल था। रूस देख लेते हैं हम एक बार, बीएचईएल था ना? देखिए आगे है, वर्ष 2017 में इसरो के किस सैटेलाइट व्हीकल द्वारा एक ही फ्लाइट से 104 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था? ध्यान दीजिएगा। और ये काम करा गया था सन 2017 में, और उस व्हीकल का नाम हो जाएगा PSLV C37 है यहाँ पे, यानी डी हो जाएगा। मंगलयान की बात करेगा, मंगलयान को भेजा गया था PSLV C25। और चंद्रयान की बात करेगा, चंद्रयान की बात करेंगे पहला, चंद्रयान पहला गया था PSLV C11 के द्वारा। चंद्रयान दूसरा किसके द्वारा भेजा गया था? चंद्रयान 2 की बात करेंगे, चंद्रयान 2 किसके द्वारा भेजा गया था, कोई बताएगा? GSLV MK3 M1 द्वारा। चंद्रयान 3 की बात करेंगे, चंद्रयान 3 भेजा गया था किसके द्वारा? LVM M4 M3। एक बार देख लेते हैं। वैसे रूस ठीक होना चाहिए। अरे ठीक है भाई, इसको बना लीजिएगा, लिख रहे होंगे ना अभी? हाँ ठीक तो है यार, क्या ही है। कहाँ से देखे आपकी गलत दिखा दिया। वो सर्च करते हैं क्या आप लोग? इमेज सर्च करते हैं क्या? हाँ, अभी हम कैमरे में चेक करवाएंगे कि टेस्ट के दौरान कौन कौन इमेज सर्च करता है, ठीक है? इसको बना लीजिएगा। ये गलत फैसिलिटी दे दिया, उसको हटाना चाहिए यार। गूगल ये सब क्या ला दिया बताइए। सोचिए, इंसान के दिमाग को संकुचित बना दिया, अब सोचने की क्षमता कम हो गई, जरा सा दबाव पड़ेगा। अब सोचिए मैथ के सवाल को, हम रियली बता रहे हैं, मैथ के सवाल को एक लड़के को हम पकड़ लिए रंगे हाथ, मतलब केमिस्ट्री का सवाल वो बना नहीं रहा था, सीधे इमेज मारो और आंसर लाओ, ठीक है? सोचिए यार, सोचने समझने की क्षमता कम, अब बताइए कितना नुकसान, कितना हार्मफुल है।
अरे प्रयास करिए, एक दो प्रयास तो अमूमन कर ही लेना चाहिए। प्रयास करेंगे हो सकता है बन जाए, और जो प्रयास से बनेगा वो कभी नहीं भूलेगा। गूगल सर्च वाला उत्तर ही ना याद है, कल को कुछ घटा बढ़ा दिया उसी में तो गड़बड़ हो गया। 7 से 8 फरवरी 2026 तक भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने मलेशिया की आधिकारिक यात्रा किया। बात तो ठीक है। भारत और मलेशिया के बीच वर्ष 1957 में राजनयिक संबंधों की स्थापना हुई। ये भी क्या है? सही कथन। दोनों क्या होगा? ठीक होगा। ठीक है। अब जो दौर चल रहा है, अब टीचर बिना पीपीटी के जान लीजिए पढ़ा ही नहीं पाएगा आगे 5 साल बाद आने वाले समय में, क्योंकि हम तो पढ़ा ही रहे हैं। तो दरअसल अभी भी पीपीटी के बिना टीचर नहीं पढ़ा पाएगा। आप लोग 5 साल के बाद का इतिहास लिख कर रख लीजिएगा, क्योंकि दिमाग जो है संकुचित। अब हम ही लोग जो है, जैसे किसी क्वेश्चन का ज्यादा प्रेशर आता है गूगल सर्च कर दीजिए, ऐसा है, मतलब ह्यूमन नेचर हो गया है। ठीक है। हम तो बड़ा बचते हैं। आप लोग का पेपर जो होता है, ये सुबह मेरे पास आता है तो हम आधा घंटा एक बार पेपर पे नजर डाल लेते हैं कि कहाँ पे क्या मिसिंग है। मिसिंग इसलिए क्योंकि आपके सेट का ऐसा थोड़ी कि 100 क्वेश्चन मुझे भी आ रहा है। बहुत आता है तो 90 आता है, 95 आता है, 93 आता है, मतलब 8-10 क्वेश्चन मुझे भी नहीं आता है। रियली ईमानदारी से बता रहे हैं। तो उस 8-10 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे भी मेहनत करना पड़ता है। या तो हम पढ़ते हैं, पढ़ेंगे वहां से कंक्लूजन आएगा, या फिर नहीं आता है तो गूगल कर लेते हैं हम भी। तो गूगल आप लोग भी करते हैं कभी कभी, दोनों लोग गूगल किए होते हैं, पकड़ में आ जाता है तब, इसीलिए मैंने बोला। चलिए, एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में तालाब में निम्नलिखित में से किस घटक का प्रतिनिधित्व कवक और जीवाणु और फ्लैजलेट्स के द्वारा किया जाता है? स्वपोषी घटक का, उपभोक्ता का, या अपघटक का, कि अजैव घटक का? उत्तर क्या होना चाहिए? जरा पढ़िएगा। देखिए दिया है, एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में तालाब में किस घटक का प्रतिनिधित्व कवक के द्वारा, जीवाणु के द्वारा और फ्लैजलेट्स के द्वारा किया जाता है? दिया है कि इसका नाम क्या हो जाएगा? स्वपोषी घटक होगा, उपभोक्ता होगा, अपघटक होगा, कि अजैविक घटक हो जाएगा? कोई बताएगा मुझे इसका क्या होगा? स्वपोषी होगा। समझिएगा, प्रतिनिधित्व हम कर रहे हैं कि वह व्यक्ति क्या है? कवक है। क्या है? कवक है। और हम कह रहे हैं कि वह व्यक्ति क्या है? जीवाणु है। क्या है? जीवाणु है। और वह व्यक्ति क्या है? फ्लैजलेट्स है। तो स्वपोषी में क्या कवक और जीवाणु आएंगे? भाई जीवाणु भी क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं। क्या होते हैं? डिपेंड। कवक भी क्या होते हैं? डिपेंड। जब डिपेंड है तो अपने आप में क्या है? अपघटक है। बनाइए। आगे है, बिहार के विशाल मैदान के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। बिहार का मैदान उत्तर में हिमालय और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार के बीच है। बात सही है क्या? उत्तर में हिमालय और दक्षिण में क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। ऐसा मैंने बताया था कि बिहार का दक्षिणी भाग क्या है? प्रायद्वीपीय पठार है। उत्तर बिहार का मैदान बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, जबकि दक्षिणी बिहार का मैदान अपेक्षाकृत क्या है? सूखा है। दियारा क्षेत्र गंगा के मैदान की एक विशिष्ट भू आकृति है जो बाढ़ के मैदान में पाई जाती है। बात अपने आप में क्या है? सही है। भाई दियारा का जो क्षेत्र होता है पूरी तरह से डूब जाता है, और उस क्षेत्र को ही बाढ़ कहा गया है ना। बाढ़ क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं ना। बना लीजिए, असत्य चुनना है, कोई भी कथन गलत नहीं। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है? क्या दिया है? कर दिया है ना। तो कौन सा कर राज्य सूची में आएगा? देखिए, स्टाम्प कर जो होता है ये कौन लगाएगा? राज्य लगाता है। लग्जरी टैक्स राज्य भी लगाएगा, और राज्यों के साथ मिलकर केंद्र सरकार भी लगाती है। यानी इस पर मेन प्रभुत्व तो देखिए केंद्र सरकार का होता है, जिसको आप हिंदी में विलासिता कर कहते हैं। विलासिता कर। विलासिता कर एक प्रकार का जीएसटी है। क्या है? जीएसटी। ऐसा सुना था ना? विलासिता पर कितनी जीएसटी है? 40%। सुना था ना आप लोगों ने? तो जीएसटी को लगाएगा राज्य और केंद्र, यानी दोनों लगा सकते हैं। मनोरंजन टैक्स जो होता है ये कौन लगाता है? स्टेट लगाता है। कौन लगाएगा? स्टेट। और स्टाम्प ड्यूटी कौन लगाता है? केंद्र लगाता है। और हमसे पूछा क्या है? राज्य पूछा है। तो हम उत्तर सटीक क्या दे सकते हैं? 1 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं। उत्तर 1 और क्या होगा? 4 होगा। बनाइए। आगे प्रश्न है कि गांधी जी किस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने का आह्वान किया था? असहयोग में किया था इन्होंने। लिख लीजिएगा 1920। प्रिंस ऑफ वेल्स का इन्होंने विरोध करने के लिए आह्वान किया था। और असहयोग के टाइम जो ब्रिटेन का राजा था ये प्रिंस ऑफ वेल्स था। कभी देखिएगा, ब्रिटेन 3 भाग में है। एक ब्रिटेन है, दूसरा वेल्स है, और तीसरा स्कॉटलैंड है। वेल्स का हिस्सा कितना है? देखिए, ये हिस्सा है बस वेल्स का। ब्रिटेन, पूरे ब्रिटेन के अंदर वेल्स का हिस्सा ये है। और एक समय ब्रिटेन के नाम पे एक वेल्स का व्यक्ति पूरे भारत पे राज कर रहा था। आप सोचिए, ये पूरा ब्रिटेन का भाग है, ऊपर थोड़ा सा स्कॉटलैंड है, ये हिस्सा वेल्स है। सोचिए, ये हिस्सा वेल्स है और ये ब्रिटेन है, ये हिस्सा आपका ब्रिटेन है।
मात्र इतने छोटे क्षेत्रफल का व्यक्ति और संपूर्ण भारत सहित लगभग 200 देशों पर अधिकार कर रहा था। तो अजीब बात है, किसी को पता ही नहीं था कि वेल्स का व्यक्ति है। तो प्रिंस ऑफ वेल्स के नाम से जाना गया, जिसका बहिष्कार किया महात्मा गांधी ने। सच्चाई सामने निकल के आई। और भारत छोड़ो की बात करते हैं सन 1942, सविनय अवज्ञा की बात करेंगे 1930, खिलाफत की बात करेंगे 1919। आगे बढ़े। दरअसल कारण है यार, किसी को अगर आप गुलाम बना दीजिएगा तो अपने लिए अच्छा बुरा समझ ही नहीं पाता है। हाथी को एक नॉर्मल अगर खूंटे से भी बांध देंगे तो हाथी खींच ही नहीं पाएगा, भाग ही नहीं पाएगा वो, क्योंकि बंधते बंधते उसको आदत पड़ गई है। समझ रहे हैं ना। अब उसको लग रहा है कि जिस खूंटे से हम बंधे वहां से हम भाग ही नहीं पाएंगे। सेम वही आदत भारत की हो गई थी। पहले ब्रिटेन की कंपनी ने गुलाम बनाया, उसके बाद कहा गया कि महारानी शासन कर रही हैं। अब भारतीयों को यह लग गया कि हम ब्रिटेन के गुलाम हैं। अब ब्रिटेन का एक 5 साल का बच्चा भी अगर भारत का राजा होता तो भारतीय उसको स्वीकार करते। समझ रहे हैं इस बात को। अब 5 साल के बच्चे की औकात है भारत के राजाओं के समय सामने ब्रिटेन के? नहीं ना है, लेकिन फिर भी एक्सेप्ट करेंगे। आगे है, बिहार दिवस डैश डैश मनाया जाता है 22 मार्च को। 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंटी, यही होगा 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंटी से अलग होने के उपलक्ष्य में, क्योंकि जब बंगाल विभाजन रद्द हुआ तो ध्यान रखिएगा, बिहार और उड़ीसा को मर्ज करके एक अलग स्टेट जैसा एक प्रांत बनाया गया, जिससे उड़ीसा कब अलग हुआ? तो 1936 में। बिहार पूर्ण रूप से स्थापित कब हुआ? 1936 में हुआ। इसके बाद फिर इसका विघटन हो गया सन 2000 में। किस रूप में हो गया? झारखंड के रूप में हो गया। संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस आयोग के गठन की बात की गई है? कौन सा आयोग? अच्छा, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति आयोग है। ध्यान रखिएगा। मानवाधिकार आयोग की अगर हम बात करेंगे, मानवाधिकार आयोग सन 1900 कब? 93। अल्पसंख्यक आयोग भी 1900 कब? 93। और आगे महिला आयोग की बात करते हैं 1900 कब? 92। 93 नहीं, 92। आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, 31 जनवरी 2026 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, जिनका नाम क्या है? भूपेंद्र यादव। अच्छा, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री का नाम क्या है? भूपेंद्र यादव। इन्होंने घोषणा किया कि आर्द्रभूमि को भारत के रामसर नेटवर्क में शामिल किया जाए, जिसमें एक पटना है। कहां पे है? उत्तर प्रदेश। एक छारी ढांड कहां है? गुजरात। पहला और क्या होगा? दूसरा। उत्तर एक और क्या होगा? दो होगा। और प्रश्न करेगा, भारत की 98वीं आर्द्रभूमि कौन सी है? छारी ढांड। आगे प्रश्न है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो आपने पढ़ा है ए, डी, ई और के। ये कहां घुलते हैं? वसा में। अब ढूंढिए, टोकोफेराल, नियासिन। नियासिन किसको बोलते हैं? बी को। तो ये तो कट जाएगा। कैल्सीफेराल का मतलब क्या होगा? डी। कैरोटीन का मतलब ए। टोकोफेराल का मतलब ई होगा। तो ये तो हो सकता है, यही सही होगा, क्योंकि स्कारबिक का मतलब क्या है? सी। और थायमिन का मतलब बी। कट जाएगा। आगे है कि किन्हीं किण्वन या एंजाइम में यह पाया गया कि पीएच 1.5 से 3 के मध्य में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। आहार नाल के किस भाग में यह किण्वन या एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? भाई पीएच अगर 1.5 से लेकर 3 है तो जाहिर सी बात है कि विलयन क्या है? अम्लीय है। विलयन क्या है? अम्लीय है। शरीर का एकमात्र एक ही हिस्सा है जहां का विलयन अम्लीय होता है, और इस हिस्से का नाम क्या होगा? अमाशय। और बाकी पूरे शरीर में हमारा जो खाना है वो क्या होता है? क्षारीय होता है। संपूर्ण शरीर के अंदर भोजन क्या होता है? क्षारीय। केवल एक भाग है जहां पर विलयन अम्लीय होता है, वो क्या है? अमाशय है। उत्तर क्या होगा? अमाशय होगा। आइए आइए आगे। दिया है कि कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पादित होता है और रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करेगा? कौन करेगा? इंसुलिन। भैया इंसुलिन कौन सी कोशिका से निकलता है? कोई बताएगा? बीटा सेल से। कहां से? बीटा सेल से निकलता है। इसको ध्यान में रखिएगा। आगे है, भारत में निम्नलिखित राजनीतिक दलों के संदर्भ में विचार करिए। राजनीतिक दल भारत में कितने हैं? अभी 6 हैं। कितने हैं? 6। जिसमें बीएसपी है, बीजेपी, कांग्रेस है और मार्क्सवादी पार्टी है। मार्क्सवादी पार्टी है, सीपीआईएम जिसको आप कह सकते हैं, सीपीआईएम, सीपीआईएम, कम्युनिस्ट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, इसी को हमने मार्क्सवादी कह दिया। और एक और है, कौन सा? आम आदमी पार्टी। और एक है आपका, हाँ, आम आदमी पार्टी और नेशनल पीपल्स पार्टी। ये 6 पार्टियां हैं जो कि नेशनल पार्टी है। तो तृणमूल कांग्रेस का नाम है इसमें, राष्ट्रवादी कांग्रेस का नाम, बहुजन समाज का नाम है, कम्युनिस्ट पार्टी का नाम नहीं है। कम्युनिस्ट नहीं, नहीं नहीं। ए बैठो, बैठिए 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 बैठिए।
बैठे बैठे, परेशान नहीं होना। ए यार बैठो, आप लोग बैठिए बैठिए। क्या हो गया है गुड़िया? ए कहाँ लड़ते हैं, शांत रहिए। अभी आप दोनों लोग मुझसे मिलोगे, अभी क्लास छोड़ेंगे तो अभी साथ में उतरना, ठीक है? आइए आइए, शांत, अब पढ़ लो। ए बैठिए, अभी नहीं लड़ते हैं, सुनो, सुनिए, बैठिए बैठिए। अच्छा, चुप रहो, अभी 5 मिनट का समय है, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए आपकी समस्या को हम, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए आपकी समस्या को, अभी हम सर के सामने अब सर आए हैं नीचे, ठीक है? अभी पढ़ ले, अब शांत, अभी शांत रहिए, शांत। हाँ हाँ, अभी शांत, अभी शांत रहिए, पढ़ लीजिए, 2 मिनट पढ़ लीजिए, पढ़ने आया ना यहाँ पे, ठीक है? रोना नहीं है, पढ़िए, अभी पढ़ लीजिए, आवाज नहीं करेंगे। चलो आगे क्वेश्चन है, ए आवाज नहीं यार, आगे प्रश्न है, उत्तर लगा लीजिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा यूनेस्को। आगे है कि 6 फरवरी 2026 को मौद्रिक नीति वक्तव्य 26, 25 और 26 निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसी तरह का एक काम हुआ था शाम वाले टेस्ट में, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए आप लोग सभी लोग यहां पर पढ़ने आते हैं, और अगर किसी के अंदर किसी बात का एटीट्यूड है तो उसको बाहर नहीं आने दी, क्योंकि सब यहां पर एक समान है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अरे हम लोग इस तरह के, सोचिए छात्र क्या से क्या बोल देता है, कभी हम लोग इस तरह का व्यवहार करते हैं? नहीं। और यहां पर मतलब पढ़ने वाला छात्र, अब देखिए इसी तरह का एक काम शाम वाले टेस्ट में हुआ था, ऐसा आप लोग नहीं करेंगे गुड़िया, समझ रहे हो? अब पढ़ लो, अब लड़ो मत, देखो सर से मिलाएंगे अब तुम लोग को ले जाके, समझ रहे हो? देखो दिया है कि मौद्रिक नीति, पढ़िए यार, 10 मिनट की क्लास है और काहे डिस्टर्ब करते हैं। मौद्रिक नीति दिया है, मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, आवाज नहीं करिए, मॉनेटरी पॉलिसी की दर में कोई परिवर्तन नहीं करा गया है, यह दर क्या है? अपरिवर्तित है। क्या है? अपरिवर्तित। पहले जितनी थी 5.25%, आज भी वही है 5.25%, इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं करा गया है। लेकिन दिया है कि 25 आधार दर में परिवर्तन करा गया, ये कथन क्या है? गलत है। वृद्धि दर कितना बताया गया? 7.4%। उत्तर क्या होगा? केवल दो सही, बना लीजिएगा। आगे प्रश्न है कि समता के अधिकार के संबंध में मूल, वंश, जाति, लिंग, ये सब आएगा समता के अधिकार में। आर्टिकल क्या है? 15। समता का अधिकार 14 से कहां है? 18। समता के अधिकार के अंतर्गत छुआछूत निषेध और उपाधियों का अंत आएगा, आएगा, यानी कथन दोनों क्या है? सही है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से तत्व दाब एवं कमरे के तापमान पे तरल अवस्था में, हीलियम होगा? नहीं। क्लोरीन होगा? एक तो ब्रोमीन होता है, दूसरा पारा होता है, यानी 2 और क्या होगा? 3 होगा। आगे प्रश्न है कि अमीनो अम्ल का नाम बताइए जो हिम के संश्लेषण में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है, इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथायोसिन होगा, स्पाइरेटेट होगा, या ट्रिप्टोफैन होगा, कि ग्लाइसिन? उत्तर क्या होगा? ग्लाइसिन होगा। आगे है कि भारत में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में कर्तव्य आया था 42 में, 1976 में इनको लागू करने के संबंध में संविधान क्या है? मौन है, मतलब चुप है। इनको किसी भी तरह से संवैधानिक आधार पर लागू नहीं किया गया। मौलिक कर्तव्यों के अनुपात के आधार पर उनकी शर्त पर संविधान हमें मौलिक अधिकार नहीं देता है, यानी मौलिक कर्तव्य में जो बात दी गई है वो अधिकारों में शामिल नहीं है। भी मौलिक कर्तव्य की बात को उठा के अधिकार में अगर शामिल कर दीजिएगा तो मौलिक कर्तव्य में कहा गया व्यक्तियों का कर्तव्य होगा, और मौलिक अधिकार में कहा गया कि राज्य का कर्तव्य होगा। ध्यान रखिएगा, ये दोनों आपस में क्या है? अलग अलग है, तो नहीं है, यानी कथन दोनों क्या है? तीनों क्या है? सही है। बना लीजिएगा 1, 2 और 3। और आगे दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निर्वाचन आयोग पूरे देश, किसी राज्य या किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव ठीक से ना होने पर चुनाव को स्थगित या रद्द कर सकता है। बात क्या है भाई? चुनाव आयोग के पास ये अधिकार है कि चुनाव ठीक से नहीं हुआ है तो उसको रद्द कर दे। निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्णय लेने का अधिकार है। बात क्या है? सही है। कथन दोनों सही और व्याख्या है। आगे है भाई, व्याख्या है ए होगा, ए होगा। और आगे है कि फरवरी 26 में जापान की प्रधानमंत्री, जिसका नाम है सना तकाइची, सना तकाइची लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का नेतृत्व कर रही हैं। बात क्या है? ठीक है। कथन 1 और दोनों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन से यौगिक को जाना जाता है? कभी देखें आप लोग
एक रोड पे एक पट्टी लगी होती है, उस पट्टी में क्या किसका प्रयोग किया गया होता है? तो यूरोपियम का प्रयोग। किसका होता है? यूरोपियम डोप्ट, इसको बोलते ही है यूरोपियम डोप्ट। याद कर लीजिएगा और लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट, कई जगह पूछा है। सड़कों पर जो लगने वाली पट्टी होती है, सफेद पीला या लाल कलर की जो पट्टी है, उसमें यूरोपियम डोप्ट होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिश्रित अर्थव्यवस्था का वर्णन करता है जिसमें निजी और सार्वजनिक भागीदारी हो अपने आप में क्या है? मिश्रित है। बना लीजिएगा। आगे है कि कथनों पर विचार करिए। राजस्व घाटा सरकार की राजस्व प्राप्तियों के ऊपर राजस्व व्यय के अधिशेष है। भैया जो घाटा है ये प्राप्तियों के ऊपर पाया जाने वाला क्या है? अधिशेष है। राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और ऋण ग्रहण को छोड़कर कुल प्राप्तियों का अंतर है, इसको बना लीजिएगा। इसको मैंने कराया हुआ है, एक ही जगह पे सीरीज में है, पढ़ लीजिएगा और सेटिस्फाइड कर लीजिएगा। आगे प्रश्न है कि अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं पर आरोपित किए जाते हैं, बात सही है क्या? अप्रत्यक्ष कर का मतलब क्या है? जीएसटी। गुड्स एंड सर्विस, गुड्स माने वस्तु, सर्विस माने सेवा, तो सर्विस और सेवा टैक्स को हम क्या बोलेंगे? अप्रत्यक्ष कर। आगे पटना सचिवालय भवन के संदर्भ में दिया है। इस भवन का निर्माण 1917, जिसका डिजाइन करा गया था मोनिंग्स के द्वारा। ध्यान दीजिए, कथन दोनों अपने आप में क्या है? सही है। ब्रह्मपुत्र नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार करिए और पश्चिम से कहां जाना है? पूरब की तरफ। पश्चिम से कहां? पूरब की तरफ। तो सबसे पश्चिमी सहायक नदी कौन सी है? तिस्ता है ना, तिस्ता। तिस्ता का मतलब हम शुरू कहां से करेंगे? 2 से। अब तिस्ता के बाद कौन सा हो जाएगा? संकोच होगा। तिस्ता के बाद संकोच, संकोच के बाद क्या होगा? सुबनसिरी, उसके बाद क्या होगा? लोहित। यानी उत्तर हो जाएगा 2 4 3 1। बनाइए। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द न केवल किसी जीव द्वारा घेरे गए भौतिक स्थान का वर्णन करता है बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? इस स्थान को हम क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल? टिटनेस, बीसीजी। सही होगा क्या भैया? बीसीजी का टीका किसमें लगता है? टीबी में। मलेरिया, क्लोरोक्विन। सही है क्या? स्कर्बी थाइमिन, स्कर्बी थाइमिन नहीं, स्कर्बी थाइमिन नहीं, क्या होगा? स्कॉर्बिक एसिड होगा। और तपेदिक का कारण क्या होता है? जीवाणु होता है। कौन सा मेल खाता है? यही मेल खाता है। मलेरिया की जो दवा होती है इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरोक्विन। लिख लीजिएगा, मलेरिया की दवा का नाम हो जाएगा हाइड्रोक्लोरोक्विन। हाइड्रोक्लोरोक्विन इसकी दवा का नाम है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, प्रश्न है कि परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या कहा गया? तो एनजियोलॉजी। क्या कहा गया? एनजियोलॉजी कहा गया। और आगे, जब किसी द्रव को तेजी से घुमाया जाता है, तेजी से घुमाने पर द्रव के कण कहां आते हैं? ऊपर। जब ऊपर आएंगे तो अप होता है। क्या होता है? अप। ऊपर आने का मतलब अप, अप का मतलब अपकेंद्रण। आगे, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल, तरल हल्का है इसीलिए कहां आ रहा है? ऊपर। ध्यान रखिएगा, पृष्ठ तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा क्या है? ज्यादा है, इसीलिए तरल कहां आ रहा है? ऊपर आ रहा है। तरल का मतलब तेल, एक तरह से कह सकते हैं। अरे पानी और तेल का मिश्रण अगर दिया में डालिए तो ऊपर कौन आएगा? तेल आएगा, क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव कम है और जल के ऊपर क्या हो रहा है? तैर रहा है। आगे, जिंक के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। इसको देख लीजिएगा। स्वराज के संबंध में कथनों पर विचार करिए। विपिन चंद्रपाल के लिए स्वराज का अर्थ पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता थी। बाल गंगाधर तिलक के लिए स्वराज का अर्थ था प्रशासन पर भारतीय नियंत्रण, न कि ब्रिटेन से पूर्ण संबंध विच्छेद। ये तो बात सही ना, गलत नहीं है, ठीक है। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। नवीन आर्थिक नीति 1991 में निजीकरण का मुख्य मार्ग विनिवेश रहा। बात सही है भैया, निजीकरण जो प्राइवेटाइजेशन था इसका मुख्य मार्ग क्या था? विनिवेश। कहा कि प्राइवेट कंपनियां आगे आए और बढ़ चढ़कर हिस्सा लगाए, हिस्सा दे। विनिवेश का मुख्य ध्येय वित्तीय अनुशासन को बढ़ाना और आधुनिकीकरण में सहायता देना था। बात क्या है? सही है। आगे प्रश्न है कि अभिव्यक्ति है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास। अच्छा एक सेकेंड इसको देख लीजिएगा, हम क्वेश्चन ये कल रिपीट कर देंगे, थोड़ा सा फॉर्मेट बदल के रिपीट कर देंगे। फिलहाल उत्तर क्या लगा लीजिए? सी लगा लीजिए, कल पढ़ा देंगे इसको। निम्नलिखित में से कौन सा चयनित वस्तु और सेवा के खुदरा मूल्य बताया था हमने ना, गेहूं चावल दाल इस तरह के खुदरा मूल्य की जांच कौन करता है? सीपीआई करेगा, ध्यान रखिएगा। आगे, भारतीय सेवानिवृत्त टेनिस खिलाड़ी और खेल कमेंटेटर विजय अमृतराज, विजय अमृतराज का संबंध कहां से हो जाएगा? अमेरिका से, अमेरिका से हो जाएगा, यानी यूएसए से हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और आगे और अंतिम सवाल है आपका कि राष्ट्रीय किसान दिवस के संदर्भ में किसान दिवस कब मनाते हैं? 23 दिसंबर को मनाते हैं। पहला कट जाएगा, भारत के किसानों को सम्मानित करने
और देश में 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती मनाने के लिए है। बात क्या है? सही है, केवल 2 सही। और कोई दिक्कत है क्या? चलिए ठीक है, मिलेंगे आपसे कल।